नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं प्रोग्राम में। और आज की सबसे बड़ी खबर कर्नाटका से बनी है। आखिरकार डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरमैया की पारी खत्म हो रही है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सिद्धरमैया ने आज सुबह अपने मंत्रियों के साथ, जिसमें डीके शिव कुमार भी थे, ब्रेकफास्ट मीटिंग की और उसमें सबको बता दिया कि आई हैव बीन आस्क्ड टू स्टेप डाउन। मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और ये उसके बाद की तस्वीर है। पैर छुए डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के। सिद्धरमैया ने उनको गले लगाया और इससे ही साफ हो गया कि अगले मुख्यमंत्री अब डीके शिव कुमार होने जा रहे हैं। सिद्धरमैया ने आज इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में मंत्रियों को बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए कहा है और मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के लिए कहा है। अभी यह साफ नहीं है कि उन्होंने दिल्ली आने के बारे में कोई फैसला किया है कि नहीं किया है। इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में कर्नाटक के सारे मंत्री मौजूद थे। डीके शिव कुमार भी सिद्धरमैया के घर पर पहुंचे हुए थे। बैठक में पहुंचने के बाद डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। और डीके शिव कुमार 2 दिन के बाद 30 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इससे पहले सिद्धरमैया जी को इस्तीफा देना है। इस्तीफा देने के लिए आज उन्होंने समय मांगा है, लेकिन कर्नाटका के राज्यपाल किसी जरूरी काम से मध्य प्रदेश गए हुए हैं, इंदौर गए हुए हैं। लेकिन कर्नाटका के सीएमओ के सूत्रों का यह कहना है कि अगर राज्यपाल मौजूद ना भी हो तो भी सिद्धरमैया इस्तीफा दे सकते हैं, लोक भवन को भेज सकते हैं और वो इस्तीफा आज दे देंगे। डीके शिव कुमार कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे और उनके समर्थक अब बहुत जोश में हैं। राजधानी बेंगलुरु में जगह जगह उनके नाम के पोस्टर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लग चुके हैं। तो आखिरकार वो काम कर डाला कांग्रेस पार्टी ने, जो बड़े लंबे समय से लटकाया जा रहा था। पहले इसकी 3 साल पहले यह शुरू हुआ था जब चुनाव जीती थी कांग्रेस पार्टी। उस वक्त भी दिल्ली दरबार की दौड़ लगी थी। उस वक्त यह तय हुआ था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे और पहला मौका सिद्धरमैया जी को मिला था। 2.5 साल पूरे होने के बाद पिछले नवंबर दिसंबर से बड़ी, हाँ सर 20 नवंबर को प्रोफेसर साहब जाएंगे। सर बहुत स्वागत है आपका सर। 20 नवंबर को आपने बताया 2.5 साल पूरे हो गए थे। फिर दिल्ली में सब कुछ ये चला था, लेकिन तब उस वक्त क्योंकि कई चुनाव आगे थे तो इसलिए ये फैसला हुआ कि चुनाव के नतीजों के बाद ही 3-4 इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनके बाद ये फैसला किया जाएगा। और अब 3 साल पूरे होने पर डीके शिव कुमार जी को ये मौका मिल गया। कुछ और इसकी नई जानकारियां हैं वो हम आपको देंगे। पहले अभी क्या अपडेट है वो टी राघवन हमारे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़ गए हमारे साथ। काफी कुछ तो आपने जो बताया था हमको, मैंने दोबारा बता दिया व्यूअर्स को। राघवन, अब आगे बताएं क्या होने जा रहा है। इस्तीफा आज ही हो जाएगा? डीके शिव कुमार की शपथ कब होगी? क्या कोई डेट भी आ गई है? जी, अब से कुछ देर में 2:30 बजे जहां पर मैं मौजूद हूं, कावेरी, जहां पर सीएम का आधिकारिक आवास है, यहां से सीएम सिद्धरमैया लोक भवन जाएंगे। आपने कहा वहां पर राज्यपाल मौजूद नहीं है, ऐसे में राज्यपाल कार्यालय को ये इस्तीफा सौंपा जाएगा। और कानून में इस बात की मान्यता है कि राज्यपाल कहीं से भी इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं, इसीलिए ये एक कार्रवाई जो है वो होगी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सीएम ने राहुल गांधी से भी मुलाकात का समय मांगा है। अगर समय मिलता है तो वो आज या फिर कल दिल्ली रवाना होंगे। राहुल गांधी से उन्हें एक और बात कहनी, एक बात जो उनसे कहकर भेजी गई थी कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए, उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग में इस बात का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। उन्होंने अपने कैबिनेट कलीग से ये कहा कि जितने भी लोग दोबारा नए कैबिनेट में शामिल होंगे, मैं अपील करूंगा कि जो लोग कैबिनेट में आते हैं या फिर जो लोग नहीं आते हैं, जाहिर तौर पर जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे डीके शिव कुमार के लिए पिछले जो लगातार ये कहते थे कि सिद्धरमैया 5 साल के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। ऐसे में उनसे भी सिद्धरमैया ने अपील की कि वो डीके शिव कुमार का साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें और 28 में वापस कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत कर आए। इसके लिए सारे रास्ते रणनीति बनाएं। लेकिन उससे पहले क्या अब वो दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, इस सवाल का जवाब उन्होंने अंदर नहीं दिया। अभी भी उनकी तरफ से यही कहा गया कि वो नेशनल एम्बिशन उनका कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं कि वो राज्य की राजनीति में ही रहें। तो क्या वो सिर्फ एक एमएलए बनकर रह जाएंगे, ये अब सवाल है जिस पर आगे आने वाले दिनों में कुछ आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की कोशिश रहेगी कि उन्हें दिल्ली बुला लिया जाए। ठीक, राघवन आपके साथ फिर जोड़ते हैं। 2:30 बजे आपने बताया, 2:30 बजे वो इस्तीफा जो है उनका हो जाएगा। फिर एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको। ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में, चूंकि सारे मंत्री थे, फिर सारे मंत्री जब चले गए, केवल डीके शिव कुमार वहां थे सिद्धरमैया के साथ। ये उस वक्त की तस्वीर है। तब भी दोनों बैठकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। हालांकि मुस्कुराहट डीके साहब के चेहरे पर ज्यादा है, सिद्धरमैया जी के चेहरे पर उतनी नहीं है। और फिर
हाथ भी मिल गए। खैर, दोनों ने एक साथ लंबे अरसे तक काम किया है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात होगी कि ये काम फाइनली वो कर पाए, राहुल गांधी फाइनली ये काम कर पाए। अब समीर जी बताएंगे कि ये जितना स्मूथली हमको होता दिखाई दिया, क्या उतना ही आराम से ये काम कर लिया गया? और आगे क्या आपको लगता है कि सिद्धरामैया दिल्ली आने के लिए मान जाएंगे या वो वहां रहकर राज्य की राजनीति में रेलेवेंट बने रहने के लिए, एक पावर सेंटर बने रहने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने पहली लड़ाई तो जीत ली है कि मुख्यमंत्री के बिना किसी बगावत के, जो कांग्रेस में अक्सर होता रहता है कि इस्तीफा नहीं देते, तमाम तरह के उठापटक होती है, कम से कम ये रहा कि तमाम मनोबल के बाद 6-6 घंटे बैठक करने के बाद दोनों को दिल्ली बुलाया गया था। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, फिर सोनिया गांधी ने, प्रियंका ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की और उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि एमएलए लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, आपके साथ 40 से 50 विधायकों की ताकत है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ पार्टी का तमाम बैठकों के बाद भविष्य की राजनीति भी तय हुई होगी कि क्या सिद्धरामैया को देंगे, सिद्धरामैया को क्या ऑफर किया गया। कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा के लिए उनको कर्नाटका से राज्यसभा भेजकर दिल्ली बुलाया जाएगा, उनके बेटे के भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा हुई होगी, कर्नाटका में बाकी आने वाले चुनाव को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या होगा, ये चुनाव होगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल कम से कम ये है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के सामने बड़ी चुनौती है। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। डीके शिव कुमार खुद लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, तो ठीक है, डीके शिव कुमार लिंगायत से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी कुरबा कम्युनिटी से आने वाले आपका एक ओबीसी मुख्यमंत्री था, आपने कुरबा कम्युनिटी के ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। और राहुल गांधी जिस ओबीसी की राजनीति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री पे लगातार ओबीसी की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी क्या जवाब देंगे कि आपने एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, उसकी जगह आपने एक लिंगायत को बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को बताना होगा, वोकलिंगा को आपने बना दिया है, लेकिन अब ओबीसी को आपने जिस तरीके से हटाया है, तो क्या भविष्य की राजनीति करेंगे? क्या उनके साथ किसी एक दलित को बनाएंगे? मैं बता दूं सर, ये तो बीजेपी ने कैंपेन शुरू कर दिया है कि एक ओबीसी की इकलौते ओबीसी चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। खैर, लेकिन डीके शिव कुमार की सरकार में एक नहीं 3-3 डिप्टी सीएम होने की बात भी चल रही है इस वक्त। इसमें एक ओबीसी जरूर होगा, एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होगा और एक मुसलमान समुदाय से भी होगा। यह भी बिल्कुल साफ अभी तक जानकारी के मुताबिक आ रहा है। ओबीसी समुदाय से डिप्टी सीएम की रेस में जो 3 नाम चल रहे हैं, उसमें सिद्धरामैया के बेटे यतींद्र का भी नाम है। उनके अलावा 2 लिंगायत एमबी पाटिल और ईश्वर खंडरे, इनके नाम हैं। दलित समुदाय से रेस में 2 जो नाम है वो हैं जी परमेश्वर, सीनियर लीडर है, मौजूदा गृह मंत्री भी हैं, और दूसरा प्रियंक खड़गे साहब के बेटे का, जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के बेटे हैं। और मुस्लिम समाज से जो नाम चल रहे हैं उसमें सलीम अहमद, रिजवान अरशद और रहीम खान है। अब सिद्धरामैया जी ने जाते जाते जो अपना अंतिम कार्ड खेला, वो भी समीर जी ने उसकी बताया कि उसके पीछे वजह क्या थी। उन्होंने जाते जाते राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो एक सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट थी, जो कि बहुत पहले से थी राज्य सरकार के पास, लेकिन डोमिनेंट कास्ट के खास तौर पर लिंगायत और वोकलिगा के दबाव में ये जारी नहीं की जा रही थी। ठीक है, शिव कुमार भी इसको जारी नहीं होने देना चाह रहे थे, क्योंकि ये रिपोर्ट अब आई है तो इससे ये पता चलता कि ये डोमिनेंट खासकर वोकलिगा और लिंगायत समुदाय, इनकी आबादी कितनी है और ओबीसी आबादी ओवरऑल कितनी है, जिस कास्ट से सिद्धरामैया आते हैं उसकी आबादी कितनी है, मुस्लिम सबसे ज्यादा आबादी कितनी है। जी मैं वही बता देता हूं। तो इसके मुताबिक 14% मुसलमान है कर्नाटका के अंदर और ओबीसी वर्ग 70% है, लगभग 70% जो है वो ओबीसी वर्ग है। यही बात सिद्धरामैया हाईलाइट करना चाहते थे कि सबसे बड़े समुदाय का नेता तो मैं था, और जिस समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार साहब, वोकलिगा, उसकी संख्या है लगभग 10.5%, 10.3%, और लिंगायत समुदाय की जनसंख्या निकली है 11%। ब्राह्मण समुदाय वहां पर 2.61% है, और इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि जो पिछड़ों का आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, वो बढ़ा करके 51% जो है वो कर दिया जाए। तो ये था वो आखिरी कार्ड। अब लेकिन काफी देर हो गई है ये करते करते, लेकिन ये उनके आखिरी फैसलों में से एक था कि ये ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की जाए। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अगर स्वीकार की जाएगी तो नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और जो ये काम बहुत अच्छा काम कांग्रेस के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ा और बहुत जरूरी और बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो कांग्रेस के लिए 2028 में आने वाले चुनाव में मतलब तय था कि बड़ी मुश्किल होगी, वो कोई इफ बट नहीं था। लेकिन इन दोनों नेताओं के सहमत हो जाने, दबाव में काम करने, किसी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले पर आने, पुत्रों को समायोजित करके निकालने, क्योंकि भाई अगर ये आएंगे राज्यसभा में तो किसी की जगह तो लेंगे। हाँ। पार्टी में तो है नहीं कांग्रेस पार्टी,
सत्ता में तो है नहीं कांग्रेस पार्टी, तो क्या दे सकती है? राज्यसभा में नेता बनाएगी, क्या करेगी? क्या उनको और कुछ तो दे नहीं देगी? खरगे जी को हटा के अध्यक्ष भी नहीं बना देगी। तो क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के तहत वो आएंगे? और अगर वो आएंगे तो फिर खरगे जी के भी पुत्र हैं, जैसे सिद्धारामैया जी के पुत्र हैं वैसे खरगे जी के पुत्र हैं। तो क्या दोनों ये कहेंगे कि अब हम कर्नाटक की राजनीति छोड़ते हैं, अब हम दिल्ली आते हैं? दोनों पुत्र, जिसको कहते हैं ना कि पुत्रोदय होगा, वही दोनों वहां चलाएंगे और उनके साथ डीकेएस को तालमेल बिठाना होगा। ये भी जरा समझने की बात है। लेकिन ये जो पहला चरण है, ये बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि इसका श्रेय तो राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा कि उन्होंने ये काम करा लिया, चाहे जैसे कराया, चाहे डरा के, धमका के, समझा के, और ऐसे ही होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम किया है। अब ये दूसरा वाला पंडोरा बॉक्स है, ओबीसी वाला, क्योंकि ये सिर्फ इतना भर नहीं, अच्छा तस्वीरें चेंज कई बार लोग ये कहते हैं ना, जैसे मतलब मैं निजी तौर पर इसका कभी समर्थक नहीं रहा कि अब जाति गिने, बड़ा पीछे जाने जैसा है, लेकिन जैसी राजनीति चल रही है तो गिन ही ले एक बार, सबको पता लग जाए। और जब सब जातियां सामने आएंगी तो जैसे कोई चीज नई चीज होती है तो फिर उसके आधार पर थोड़ा असर्ट करता है आदमी। जैसे अभी तो सब भूले हुए हैं, तुरंत पता चलेगा कि हमारी इतनी जनसंख्या है, तो जिसकी ज्यादा होगी वो कहेगा, ठीक है, जितने लोग कमजोर होंगे वो सब अपने आप को कहेंगे कि हमारा। तो नए किस्म का पेंडोरा बॉक्स चुनाव के पहले आएगा और आमतौर पर ऐसी चीजों का नुकसान उसी को होता है जो सत्ता में होता है। एक बार बसवराज बोम्बई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। वो तो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक ही तो ओबीसी चीफ मिनिस्टर था, उसको हटा दिया है, इसका नुकसान उनको चुनाव में होगा। बसवराज बोम्बई। Impact on Congress party as well as in electoral politics of Karnataka, especially the backward classes will go against the Congress, and it is a betrayal of backward classes by Congress party, especially Rahul Gandhi. He has been campaigning for OBC and has removed a OBC chief minister himself, and his crocodile tears for backward class has been exposed, and already people are reacting, especially the backward classes are totally disappointed, and they are reacting very sharply and saying that they are going to teach a lesson in the next general election at 2028. तो बीजेपी को ये बात कहने का मौका मिल गया, ये बात ठीक है, लेकिन अचानक इससे कोई ओबीसी सीएम हट गया, आसमान टूट पड़ेगा, ये नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इसको एक कैंपेन में बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक सवाल अभी जनता पार्टी ने कहा कि ये काम करा लिया गया, कैसे हुआ इसकी एक जानकारी मैं आपको छोटी सी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें थी जिस दिन ये सारी मुलाकातें दिल्ली में हो रही थी, उस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साहब, ये सारे लोग थे सर। तो लंच तक की बैठकों में कोई हिंट भी नहीं दिया गया था सिद्धारमैया जी को कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तब तक कोई जानकारी उनको इस बारे में नहीं दी गई थी। फिर आता है लंच ब्रेक होता है और राहुल गांधी लंच करने के लिए जाते हैं 10 जनपद सोनिया जी के घर, और सोनिया जी के घर पर प्रियंका जी भी आ जाती हैं। और वहां यह कहा गया कि सबसे पहले सोनिया जी ने कहा कि यह वादा मेरा था डीके शिव कुमार को, और यह वादा पूरा करने का समय अब आ गया है। सोनिया जी की तो वो कॉन्फिडेंट माने, प्रियंका जी के तो वो करीब माने ही जाते हैं। प्रियंका जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, और वहां से फिर ये मन बना करके राहुल गांधी 10 जनपद से निकले कि ये बात मुझे अब वहां जाकर कहनी है। और उस बैठक में सब लोग पहले मौजूद थे। राहुल गांधी कुछ मिनटों के बाद आते हैं बैठक में, और सिद्धारमैया जी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि यू विल हैव टू स्टेप डाउन, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बताते हैं कि उसके बाद बड़ी लंबी चुप्पी रही, सिद्धारमैया जी के मुंह से भी कुछ नहीं निकला। ही वॉज शेल शॉक्ड, ऐसा रिपोर्ट के अंदर लिखा है। वो हक्के बक्के रह गए, उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ ये होने जा रहा है, उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और फिर उसी में एक वाक्य लिखा था, सर को तो याद होगा आप लोगों को रिपोर्ट में, कि एस बंगारप्पा जी का इस्तीफा लिया था पीवी नरसिम्हा राव जी ने। उन्होंने भी ऐसे ही उनको दिल्ली बुलाया था, और दिल्ली बुला करके उनको सीधे सीधे कह दिया था कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वहां से एक कहानी में छोटी सी और सर बताता हूं कि बताया गया कि वो नाराज होकर चले गए बंगारप्पा जी, और उन्होंने फोन किया अपने विधायकों को और मंत्रियों को कि मैं कल एयरपोर्ट आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे जितने विधायक हो सब आ जाओ और लाखों लोग लेकर के आना, दबाव बनाना है। और अगले दिन जब वो पहुंचे तो वहां पर 6 विधायक आए थे और 200-300 लोग आए थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि गाड़ी छूट चुकी है। तो मेरे ख्याल से सिद्धारमैया जी ने वो अटेम्प्ट नहीं किया, दबाव बनाने वाला अटेम्प्ट उस रूप में किया नहीं। सर ऐसा ही बीजेपी के साथ हुआ था 2011 में, जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो येदियुरप्पा पे लोकायुक्त की रिपोर्ट आ गई थी करप्शन की। तो नितिन गडकरी ने कहा इस्तीफा लेना है, तो वेंकैया नायडू को भेजा गया वहां पर। नितिन गडकरी ने वेंकैया नायडू को भेजा कर्नाटका
तो वेंकैया नायडू ने येदियुरप्पा को बुलाया अपने होटल के रूम में। येदियुरप्पा सामने बैठे थे, वेंकैया नायडू ने अपना लैपटॉप खोला और फिर आरोप पढ़ने शुरू हो गया कि देखो ये लोकायुक्त की रिपोर्ट आई है, आप पे इतने इतने आरोप है। तो येदियुरप्पा इतने गुस्से में आए, उन्होंने उनका लैपटॉप उठा के जोर से जमीन पर पटक दिया और बोले ये लोकायुक्त रिपोर्ट, ये लैपटॉप और आपके अध्यक्ष को मैं नहीं जानता। फिर उन्होंने नितिन गडकरी को फोन किया। नितिन गडकरी ने कहा कि आपको इस्तीफा देना है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब चूंकि नितिन गडकरी नए अध्यक्ष थे, पार्टी के इतने पावरफुल लीडर नहीं थे, नितिन गडकरी सकपका गए कि भाई एकदम से मुख्यमंत्री कह रहा है इस्तीफा नहीं दूंगा, तो अब कैसे स्थिति होगी। तो उन्होंने फिर दिल्ली में फ़ोन किया, अरुण जेटली को फ़ोन किया और आडवाणी जी से बात की। फिर अरुण जेटली ने येदियुरप्पा को फ़ोन किया, बोले भाई ये पार्टी का डिसीजन है और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ही पसंद का व्यक्ति सीएम बनेगा। बोले हम आपकी ये बात मान लेते हैं। तो फिर सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके बाद। ठीक है, तो ये सदानंद गौड़ा भी बदल गए, तो उन्होंने कहा सदानंद गौड़ा को हटाओ, तो उनको हटा के फिर उन्होंने बड़े ये अप्रिय जगदीश शेट्टार को फैसले बनाया। होते हैं जो लेने पड़ते हैं लीडरशिप को कभी कभी, और उसमें कभी कोई नेता रिएक्ट कर जाता है, कोई नहीं करता। सर ये होता ही है लीडरशिप, और लीडरशिप का मतलब ये होता है कि अप्रिय फैसले और फैसले लेना ही लीडरशिप होता है। हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप में बात कर रहे थे। कल तो वैसे हमने मजाक में कहा था, लेकिन आज भी सच है, आज बकरीद है। ठीक है, लेकिन ये हो गया, राहुल गांधी जी ने फैसला किया, कर लिया, मतलब फाइनली आपकी बात माने तो प्रियंका जी ने फैसला किया और राहुल जी ने उसको माना। इसको ऐसे देखना चाहिए कायदे से। मतलब पॉलिटिकल यदि हम इस पर ट्विस्ट करें, सिद्धारमैया से तो आगे बढ़ गई ना बात, अब सिद्धारमैया जी तो चले गए। इम्पोर्टेंट ये है सर, इम्पोर्टेंट ये है कि बलि दी गई, बद हुआ। अब किसने वो तो कह चुके हैं, वहां से तो शुरू किया उन्होंने, वहां से शुरू किया बात, वो तो अलग बात है। लेकिन मतलब प्रियंका जी के फैसले को पार्टी ने मान लिया, ऐसा देखना चाहिए इसको, लीडरशिप को देखना चाहिए। मैं इसको सोनिया के पॉलिटिकल फैसले एंगल को से माना देख है रहा हूँ, सर। क्योंकि सिद्धारमैया से तो आगे फैसला बात नहीं सोनिया कर। का था। बस फैसला सोनिया जी प्रियंका, बैक प्रियंका ने किया उसको। आपने सोनिया जी क्यों नहीं कहा? आपने प्रियंका सोनिया का नहीं, फैसला सोनिया जी, अब उस तरह सोनिया जी की बात तो सब मानते हैं, देखिए सोनिया जी की बात मानना एक अलग मुद्दा है, लेकिन प्रियंका जी की बात को मानना लीडरशिप का पॉलिटिकल, यदि आप पॉलिटिकल ट्विस्ट देखते हैं स्टोरीज में, ठीक है, तो यही है। तो उस यदि पॉलिटिकल एंगल देखते हैं, स्टोरी नहीं है, पॉलिटिकल एंगल तो ये है कि प्रियंका जी की बात मानी गई। ठीक है। सोनिया जी ने कहा तो वो भी प्रियंका जी की बात को माना ना सोनिया जी ने। ठीक है। सोनिया जी की बात पर कोई वहां पे कोई विवाद ही नहीं है कि किसी को लेकर हो रहा है या नहीं हो रहा। खैर अच्छा हो गया, ये फैसला हो गया। ये भी सब चलता रहेगा कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर जो है हटा दिए गए, तो अब क्या होगा। तो पिछले कब ओबीसी चीफ मिनिस्टर था कर्नाटक में? बीजेपी का सारे डोमिनेंट कास्ट, मतलब सारे डोमिनेंट कास्ट के हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा फर्क पड़ गया। और कर्नाटक में ओबीसी की राजनीति और सिद्धारमैया हमेशा ही करते रहे। यदि आपको ध्यान हो, पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल में जब भी राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने या सिद्धारमैया ने उन्हें हटाने की बात की, तो वो ओबीसी की ये रिपोर्ट लेकर आई। ये 2015 की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट, ये जो आज जारी हुई है। हाँ, ये जो अच्छा। आज जारी हुई है। और उसको उन्होंने पहले राहुल जी को दिखा दिया कि देखो ये 70% लोग हैं, 69.1% समथिंग है, वो ओबीसी हमारे साथ है। जो 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा में कहा था कि ये जो विधायकों की भीड़ होती है, जो आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ सबसे ज्यादा, वो सिद्धारमैया के साथ नहीं होते, वो उनके साथ भी नहीं होते, बंगारप्पा के साथ, वो चीफ मिनिस्टर के साथ तो अब आप जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी देखेंगे तो वो सारे के सारे लोग वहां कल 40-50 समर्थक उनके घर के बाहर बैठकर नारे लगा रहे थे, वो उतने ही रहे। हाँ, तो वो इसीलिए ज्यादा नहीं पड़े वो। पॉलिटिक्स का हिस्सा यही है कि सत्ता में जो लोग हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके साथ वो रहते हैं और लीडरशिप तय कर लेती है। मुझे लगता है कि अब ये बात खत्म होगी। अब तो जाति का जो भी उनको एडजस्टमेंट करना होगा ओबीसी को, वो करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर। अब सिद्धारमैया की जिम्मेदारी होगी कि वो अगली बार सरकार बनाए। एक बात आ रही थी प्रोफेसर साहब की, आपकी बात पर, डीके शिव कुमार की। हमने कहा कि आप कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में क्यों सिर्फ पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने ओबीसी। आप ये देखिए ना कि पूरे देश के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के कितने ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं और कितने अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर्स हैं। सर एक खबर आ रही है इस वक्त, बता दें सिद्धारमैया आज शाम को ही दिल्ली आएंगे। बड़ी खबर है, सिद्धारमैया आज शाम को ही दिल्ली आ रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए, और वो अब वहां जाकर के वो अपना फैसला इस बारे में बताएंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं का निर्णय होगा कि वो राज्यसभा में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, वो दिल्ली में आकर के कुछ काम करना चाहते हैं कि वो, या फिर सिर्फ वो बैंगलोर में रहकर ही संतुष्ट है। और बैंगलोर में रहकर ही संतुष्ट है तो इसका मतलब फिर अब बैंगलोर में तो उनको कोई और पद नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन सकते, वो अब सरकार में भी नहीं रह सकते। तो फिर आज शाम 6:30 बजे देखिए खबर है कि वो दिल्ली आ जाएंगे। अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है वो उसके मुताबिक वो राज्यसभा में भी शायद बहुत इंटरेस्टेड ना हो। वो राज्यसभा के बदले और क्या लेना चाहेंगे पार्टी लीडरशिप से, ये इंपॉर्टेंट है कि वो और अपनी क्या कोई डिमांड्स लेकर के
आते हैं। अभी तक तो बड़े गले मिल रहे थे और हाथ भी मिल रहे थे, सब हो रहा था। असली तो अब जब दिल्ली आएंगे तो बात होगी। मुझे लगता है दिल्ली में आना उनको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा, क्योंकि वहाँ रह करके वो ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना हम, उंगली करना, बार बार उनको चिढ़ाना, बार बार उनको जैसे है ना नट बोल्ट कसते रहना। देखिए कोई भी आप जगह से, इस जगह से वो हटे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो शांति से बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे जी। मन से यदि इस्तीफा दे देते तो बात समझ में आती थी। एक इसको कहते हैं कि कॉर्नर करके आपको किया गया, आपको करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जब आदमी कहा जाता है ना कि मजबूर कर दिया जाता है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला नहीं हम कहते हैं, इसको डोमिनेंस कहते हैं। और डोमिनेंस में जो पार्टी हारती है वो पार्टी उसका बदला जरूर चुकाना चाहती है। तो डीके शिव कुमार से वो बदला नहीं चुकाएंगे ये पूरे आने वाले 2 साल में, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बाद कर्नाटक की राजनीति में आपको उथल पुथल थोड़ा ऐसा दिखे, पावर टसल आपको दिखता मिलेगा अंदर से। दूसरी बात जो विजय जी के मुद्दे को बात कर रहे थे कि विजय जी ने कहा कि भाई कर्नाटक में आपका कहाँ कितना नहीं अरे तो हम भी चल सकते हैं, ऐसा क्या है? आप सिर्फ समीर जी क्लिक जा रहे हैं। बोलिए, ये हमारा ये गलत है। नहीं बोलिए। ये विजय जी वरिष्ठ हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। देखिए मेरा कहना है कि आज के दिन में यदि हिमाचल ओबीसी उसमें वो भी याद रखिए, शिवराज जी को भी आगे बढ़िए, बीजेपी पर बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कल ही कहा था कि शिवराज जी को नहीं क्या है, मैंने अरे अब शिवराज जी वाली बात है, शिवराज जी वाला किस्सा सुनाना पड़ेगा आपको। शिवराज जी तो हम तो सारे किस्से सुनाते हैं। मैंने कहा कि मोहन यादव जी हैं, नायब सैनी जी हैं, ठीक है कि नहीं। आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए। और ये सबसे पहले प्रयोग भारतीय राजनीति में किसने किया? आप देखिएगा, कल्याण सिंह को ला करके, उमा भारती को ला करके, सब जगह भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल गौड़ को ला करके, यहाँ पर पाटीदार अभी भी जो हैं गुजरात के, वो भी तो ओबीसी कैटेगरी में है। वो तो सर वैसे जब आप ओबीसी कहते हैं, ओबीसी तो एक बहुत बड़ा समूह है। वो उनकी जो एग्जैक्ट कास्ट कुर्बा है वो 8% है। वो 8% है। मैंने कहा कि मैं बार बार मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जातियों में बटी हुई है। वो तो हिंदुत्व की पार्टी में थी ना, हिंदू ही है ना सारे मुख्यमंत्री। तो नहीं सर, आप तो शैतानी कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब दे रहे थे सर। ठीक है, जब आपने छेड़ा था, ये तंज किया था। लेकिन अभी हमने आपको बताया नहीं, इंटरेस्टिंग बात निकल पड़ी। अभी हमने आपको बताया कैसे सिद्धरामैया जी को बताया गया कि उनको इस्तीफा देना है और वो बड़े हैरान रह गए थे। अभी आपको विजय जी बताएंगे एक किस्सा। शिवराज जी से भी इस्तीफा कहा गया था कि आप नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर, ये उनको भी बता दिया गया था। और उनके लिए तो ये और मुश्किल था डाइजेस्ट करना। इतनी बड़ी जीत हुई थी, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, फटीग है, सब कुछ कहा जा रहा था। उसके बाद भी पार्टी इतने बड़े मार्जिन से मध्य प्रदेश का इलेक्शन जीती और तब उनको नहीं बनाया गया। तो उनके लिए तो इसको पचा पाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। कैसे उनको कन्वे किया गया था सर, बता दीजिए। हाँ, ये बताता हूँ। लेकिन एक चीज मैं बताऊँ आपको कि ये नॉर्मली ऐसा ही पॉलिटिक्स में होता है। ये सिद्धारमैया के साथ हुआ, ये भैरव सिंह शेखावत के साथ हुआ जब वसुंधरा जी को लेकर आए, ये शरद पवार के साथ हुआ जब उन्हें हटाया इंदिरा गांधी ने। तो नॉर्मली जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है कि यदि उसी लीडर को वहीं रखेंगे स्टेट में तो उसको काम करना मुश्किल होता है। तो उसको वो सेंटर में शिफ्ट करने का काम करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा को, जगन्नाथ पहाड़िया को भी हटाया गया राजस्थान में, जगन्नाथ मिश्रा को भी हटाया। तो वो सब होता है। लेकिन वो इंटरेस्टिंग किस्सा इसलिए मुझे याद आया कि शिवराज जी ने कल अपनी किताब जो उनकी आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 साल 30 साल अपनापन, उसमें एक बड़े किस्से का जिक्र किया गया। वो इंटरेस्टिंग किस्सा है और वो आज के लिए ज़्यादा मौजूद हो जाता है। बिल्कुल, आज बहुत रेलेवेंट है कि जब शिवराज जी को हटाने का फैसला हुआ, केंद्र ने, पार्टी ने, लीडरशिप ने फैसला किया और आपने कहा कि वो तो बड़ी जीत के साथ आए थे, उनकी बड़ी जीत थी और वो बड़े भी नेता थे, कद में भी बड़े नेता थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें फ़ोन किया शिवराज जी को। ये किताब में खुद लिखा है शिवराज जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि शोक मत मना, दुख मत करो इसका, ईश्वर ने शायद कुछ अच्छा लिखा है। तुम आराम करो थोड़े दिन, अकेलापन में ध्यान करो, जो भी करना है वो करिए और फिर कुछ अच्छा ही होगा। ईश्वर ने शायद कुछ अच्छा लिखा। मोदी जी ने बोला, मोदी जी ने शिवराज जी को बोला और शिवराज जी ने उस बात को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के तौर पे उस बात को नहीं सुना, ऐसे समझा कि मेरा कोई लीडर या बड़ा भाई इस बात को कह रहा है और मैंने उस बात को माना और मैं फिर वहाँ से चला गया उत्तराखंड और 5-7 दिन वहाँ एकांत में रहा, मन को ठीक किया और फिर आया
तो एक नई जिंदगी के साथ में निकल कर आया। और फिर कृषि मंत्री बनाएंगे, फिर कृषि मंत्री बाद में बनाए गए। अच्छा ही तो अच्छा, ये तो ऐसा होता रहता है कि बहुत सारी बातें, लेकिन लीडरशिप में ये फर्क है कि राहुल गांधी ने, मुझे नहीं पता कि कैसे समझाया सिद्धारमैया साहब को, या सीधा कहा है नहीं कहा है, सीधा सीधा कह दिया गया, ऐसा ही बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा बताया होगा, लेकिन कोई और बात भी की होगी, नहीं की Obviously, होगी, वो आप अंदर वो तो obvious आप वो बात तो होती है। क्या चार लेकिन लोगों ये के बीच होता है बात कि नहीं होती। यदि बड़े लीडर को आप हटा रहे हैं तो उसको दिल्ली लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल काम नहीं, है। अब ये राहुल गांधी की तारीफें शुरू हो गई हैं कि राहुल गांधी जी ने देखिए सारा दक्षिण सेट कर दिया है, सिद्धरमैया जीटीके वाला इशू सॉल्व कर लिया, तमिलनाडु में अलायंस बदल लिया, केरल में सतीशन केशव वेणुगोपाल जो है वो उन्होंने सॉल्व कर लिया। जी त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये सब कर लिया है तो प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। और राहुल गांधी का भी ये साहस है कि 5 विधायक होकर आप उसके जिसके 106 विधायक हैं उसके बगल कुर्सी लगा के बैठे, मतलब ये साहस का काम है। लेकिन अगर उसको पॉलिटिकली देखेंगे तो बिल्कुल बड़ा काम किया है। अगर तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्यों में, एक में पावर का बहुत स्मूथ ट्रांजिशन उन्होंने करा दिया और दूसरे में अपनी भागीदारी तय कर ली, तो ये तो बहुत सुंदर है। वीडी सतीशन को बनाया वहां पर केरलम में, तो एक तरह से केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों जगह उनकी साझेदारी है। तेलंगाना पहले से उनका सत्ता का बड़ा केंद्र है, तो आप अगर देखें तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक आंध्र प्रदेश उनके लिए बाधा है। आंध्र प्रदेश में चूंकि चंद्रबाबू वहां भी नायडू, उनका उनके पवन साथ कल्याण- अब अंडरस्टैंडिंग, शायद अलायंस नहीं तो अंडरस्टैंडिंग तो है जगन के साथ। नहीं, लेकिन वो कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं। वो जगन तो हमेशा एंटी ही रहे, मतलब भले उनके पिता वो वाईएस राजशेखर रेड्डी वो कांग्रेसी थे, लेकिन ये तो उलट हो गया। बल्कि जगन की जो बहन है वो कांग्रेस में रहती कांग्रेस को अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष लेकिन हैं वो। कांग्रेस को तोड़ करके ही तो खड़े हुए लेकिन जो जगन। मूल जो बात है, कांग्रेस के हिस्से में इस वक्त तो अच्छी खबरें हैं, उसको दे दीजिए। मतलब मैं जो कह रहा हूं ना कि आप इस वक्त उसके हिस्से में बहुत अच्छी खबरें आई हैं। अब सवाल यह है कि जो आशंका विजय जी और प्रोफेसर साहब जता रहे हैं, क्या उसके लिए राहुल गांधी उतना अलर्ट अटेंटिव मोड में रहेंगे? सिद्धारमैया वहां रह के नुकसान ना करें, क्योंकि हाँ, नुकसान ना करें, क्योंकि ये तो खतरा है ना भाई। और बाकी तो निर्णय ऐसे लिया जाता है भाई, यही दूसरा कोई निर्णय लेता तो आप आगे अच्छा ब्रेक पर जाने का समय हो गया। खबर तमिलनाडु की बात निकली तो बता दूं, आज विजय दिल्ली में है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई है, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी से नहीं मिले। पहले कहा जा रहा था मिलेंगे, मिले बगैर वो चले गए हैं। और AIADMK में अच्छी खबर यह है कि उसके जो 2 फाड़ हो गए थे वो फिर एक हो गए, वो फिर से फैक्शंस जो है वो एक माफीनामा भी जो 3 10 विधायक लौटे उसमें थे, से। उनमें से एक ने तो माफीनामा भी लिखा, माफी मांगता हूं, हमसे गलती हो गई। हाँ, तो AIADMK पूरा की वापस टूट बच लौटे। गई। नहीं तो सिर्फ 15 लौटे हैं, 10 अभी भी इनके साथ ही है, उससे भी ग्रुप टूट चुका है, पूरा नहीं लौटा। 4 ने तो इस्तीफा देके वो टीवी को ज्वाइन कर स्वीकार लिया। भी हो गया, वो लोग चले गए। बाकी जो गए थे उसमें से 15 वापस लौटे हैं, 10 अभी भी विजय के साथ है। उन्होंने बोल दिया है कि विजय के साथ ही रहने वाले हैं। अच्छा। तो भी पूरा ग्रुप उसमें अंदर शिफ्ट नहीं हुआ है। ये खबर जो आप बता रहे हैं विजय की प्रधानमंत्री से मिलने के पहले की है या बाद की है? ये तो कल की घटना है। अच्छा, ठीक। नहीं, लेकिन अगर ये है घटना तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो हम लोग कह रहे हैं कि 5 विधायक देके, तो क्या विजय इंतजाम कर रहे हैं? क्या कुर्सी बगल में लगा ली थी, हम अभी तो प्रशंसा कर रहे थे ना, आप तुरंत आप जानबूझ के ऐसा कंकड़ वाला डाल उनको देते हैं। जरूरत नहीं रहेगी कांग्रेस की, तो फिर नहीं रहेगी आने वाले वक्त। अगर वो तो नहीं बात सही रहेगी है। सर, तो अभी फिर तो क्यों 6 मिले? महीने का- बात बंगाल की करते हैं। आज बकरीद है और पश्चिम बंगाल में आज पहली बार, बल्कि दशकों के बाद या पहले कभी भी नहीं हुआ तो वो भी मुमकिन होगा कि बार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। अभी तक कोलकाता में सड़क पर नमाज होती थी और नमाज की वजह से कई इलाकों में सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। इस बार सरकार बदलने के बाद रूल्स रेगुलेशंस भी बदले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ निर्देश दिए थे कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। कहीं रोड पर आपको आज नमाजी नहीं दिखाई देंगे। 107 साल बाद कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में ईद उल अजहा मतलब बकरीद की सामूहिक नमाज की व्यवस्था कर दी गई थी। लोगों ने वहां जाके नमाज पढ़ी। अभी आप ये भी देख रहे हैं कि ओपन खेत हैं, वहां नमाज हो रही है। तो ये बेहतर है ना, ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड है, वहां जाकर के ऐसी नमाज हो। सड़कों पे बैठने की ना पहले ही कोई ऐसी अनिवार्यता थी, इस बार तो निर्देश है तो ये हो नहीं पाया। सड़क पर नमाज की रोक की वजह से कोलकाता पुलिस और आयोजकों के बीच ब्रिगेड मैदान में सामूहिक नमाज करने की सहमति बनी थी, जिसके बाद वहां पर आज नमाज हुई है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह एक पहला विजिबल बदलाव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बकरीद पर गाय की या गौवंश की कुर्बानी पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। बकरीद के दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गायों की पूजा भी की, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस सब ऐसा मत समझिए कि अचानक से ही ये मन में आया। बकरीद के दिन पूजा हो रही है। ये भी इस तस्वीर को आप इसी नजरिए से देखिएगा। गायों की पूजा की, उनकी आरती उतारी, उनकी सेवा की, फिर इसके बाद मंदिर गए, मंदिर में पूजा की। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा मैं। बकरीद पर गौ सेवा नहीं,
मतलब गौ सेवा तो करना ही चाहिए, गौ सेवा में कहाँ गड़बड़ है। आज के दिन तो आज क्या है उनका, मुसलमानों के लिए बकरीद है, हिंदू के लिए गौ सेवा है। तो हिंदू के लिए तो रोज की गौ सेवा है, और मुख्यमंत्री अगर हिंदू है, गौ सेवक है, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो मतलब ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, संदेश भी इससे ठीक जाता है ना। जो किसी के मन में कुछ गलत विचार आते हों, कुछ लोग इसको जिस तरह से देखते हैं, वो क्या वो हुमायूं कबीर जो विशेष परमिशन लेकर करने की सोच रहा था, तो उन लोगों को भी संदेश जाएगा ना। जब राज्य का मुखिया इस तरह से व्यवहार करता है तो फिर उसके बाद नीचे तक वो जाता है। और मुझे लगता है कि शायद आज के समय में तो ये दिखेगा, लेकिन अगर शुभेंदु ये नियमित करने लगेंगे तो अगली बकरीद पर हम लोग ये चर्चा नहीं करेंगे कि आज ही के दिन क्यों कर रहे हैं। अगर ये नियमित ये करने लगे तो, लेकिन चूंकि आज पहली बार हो रहा है, ममता जी चूंकि कर ही नहीं सकती थी, ममता जी तो आज कहीं देख रही होती कहाँ कैसे किस तरह से दूसरी व्यवस्था होगी, सार्वजनिक जो कुर्बानी दी जाती है तो वहाँ सब ठीक है या नहीं ठीक है, उनका पूरा प्रशासन अमला उसी में लगा हुआ होता। तो अब शुभेंदु जी हैं वो दूसरी तरह सोचते हैं, और मुझे लगता है कि किसी को भी आप दूसरे की आस्था को नुकसान न पहुंचाएं, आप अपना शांति से जो कुछ करना है करिए, इधर जो दूसरे को करना है वो अपना शांति से करिए। जैसे देखिए कितनी शांति से नमाज होने लगी है, आपने देखा, मतलब बड़ा सुंदर दृश्य हो गया है। बंगाल में अब वैसे नमाज नहीं होती जो पहले हुआ करती थी कि घेर लिया सड़क, वो करने लगे, अब नहीं करते हैं, बड़े अच्छा। अब पता नहीं कैसे लोग कैसे कम हो गए ये भी नहीं समझ में आ रहा है। सरकार बदली तो संख्या भी कम हो गई अचानक। देखिए वो कह रहे थे पहले तो हो ही नहीं पाता, झगड़ा होता था पुलिस प्रशासन के साथ, तो कई चीजें बड़ी अच्छी अच्छी दिख रही। तो शुरुआत गौसेवा से ही हुई। इतना ही नहीं, जो कई नमाजी हैं वो खुद बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था कर दी गई है, सड़क पर पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है। ब्रिगेड में आप जो देख रहे हैं, जो फैसिलिटी हमारे शुभेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से है, हम सारे मुसलमान की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ब्रिगेड में भी बहुत दिन से नमाज पढ़ते थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज्यादा ही फैसिलिटी मिला है, पार्किंग का लेके, आने का लेके, जाने के लिए। अभी देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस जो हो और यहाँ के जो नेता लोग हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। हम दिल से, हम जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके तरफ से हम अपने सारे हिंदू भाई को, और भी जो सिख भाई हैं, ईसाई भाई है, सबको शुक्रगुजार करते हैं। जो इंतजामात है ठीक है और अच्छा होना चाहिए, डे बाय डे इंशाल्लाह और अच्छा होगा। जहाँ तक रोड की बात है तो ठीक है, हुकूमत चाहती है कि रोड पे नहीं पड़े तो ठीक है, हम लोग बात मानेंगे, रोड पे नहीं पड़ना चाहिए। और हुकूमत से चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छा से अच्छा इंतजाम करके दे और सिक्योरिटी हम लोगों को दे, और आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रही है, थोड़ा उसको देख ले। हम लोगों को ऐसा नहीं कि रोड पे ही नमाज पढ़ना है, हम लोगों को नमाज पढ़ना है, और ईदगाह पे खुला माठ पे ईद का नमाज बेहतर होता है हम लोगों के, उत्तम, उसे बांग्ला में उत्तम बोलता है, उत्तम। तो हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट हम लोगों को ऐसा सरंजाम दे दे, व्यवस्था दे दे। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को रास्ता में नमाज पढ़ना है, ये बात गलत है, कहीं लिखा नहीं है, हम लोगों को नमाज खुले मैदान में पढ़ना है। कितनी अच्छी बातें हुई। अरे इसमें सबसे अच्छा क्या है, शांति से सब हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं कोई विरोध कर रहा है क्या, कोई सरकार को ये भी नहीं कह रहा कि नहीं बड़ा गलत किया था हमसे सड़कों का हक छीन करके नमाज पढ़ना। अब जो काम इतनी सरलता से किया जा सकता था, इसको तमाशा बना दिया जाता है। देखिए दो बातें, एक तो जो शुभेंदु जी जो गाय की सेवा करते हुए दिख रहे हैं, वो एक ढंग से एक मैसेजिंग, बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखिए गौ हत्या जो बंगाल के अंदर हुआ करता था वो अब नहीं चलेगा। और जो बाबा ने पटका उनको पहनाया था, तो बाबा की भी तस्वीरें आप कई बार जोगी जी की देखते होंगे, गाय की सेवा करते हुए। वो गोरखपुर अक्सर जाते हैं तो फिर वो गाय की सेवा करते हुए उनकी तस्वीरें कई बार निकल करके आती हैं। तो इसमें भी एक मैसेजिंग है, तो नियमित ही करते हैं उनका। हाँ, उनका तो नियमित है, बिल्कुल है। तो वही तो है कि यदि ये भी नियमित करना शुरू कर दें, और ये भी इनको भी कोई काम ज़्यादा परिवार के लिए है नहीं, शादीशुदा है नहीं, तो स्वाभाविक तौर है समाज जो अविवाहित है वही गौ सेवा कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा समाज के प्रति समर्पित है। अरे भाई आपको तो अच्छा, गुरु जी के कहना है भाई सब्जी भाजी नहीं लाना है, हाँ। सब्जी भाजी, बच्चा फीस की चिंता नहीं करनी है, घर की चिंता नहीं करनी। हम लोगों का, हम तो कहते हैं वास्को डी गामा यदि भारत में पैदा हुआ होता तो कभी भी नहीं, वो निकल ही नहीं पाता, क्योंकि जाने लगता तो पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, जा रहे हो तो पहले आलू, 1 महीने का आलू प्याज रख करके जाओ। वो सोचता है यार ये क्या करना है यार, छोड़ो घर ही बना जाते हैं। ये मैसेजिंग आप मान रहे हैं? एक तो मैसेजिंग है, दूसरा
कानून का शासन यदि वाकई आप सरकार तय कर ले कि हमको करना है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं यही है होती मेन बात सर। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए किसी ने ये तो नहीं कहा कि हमारे इस्लाम को खतरा है इससे, किसी ने नहीं कहा, इसमें से किसी नमाजी ने नहीं कहा कि हमारी पूजा पाठ पद्धति को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक रही है, किसी ने नहीं कहा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसको सरकार ये बाधित कर रही है, किसी ने ये नहीं कहा कि जो है वो मुसलमानों को ये सरकार, नई सरकार आकर के तंग कर रही है। सबने ये कहा कि नमाज पढ़ना सड़क पर ठीक नहीं है और सरकार ने जो हमें बेहतर इंतजाम किया है हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पहले से बेहतर व्यवस्था है ये हमारी। सर आगे एक खबर बंगाल से भी जुड़ रही है। बहुत अच्छी है। मैं आज एक और ट्वीट भी देख रहा था, आपने शायद देखा कि नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी ने सावरकर की जयंती पर ट्वीट किया है। अच्छा, ऐसी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। अच्छी बात है। अभी समीर जी कहेंगे कि कब भारत रत्न मिलेगा सावरकर को? बिल्कुल, वो भी तो होना चाहिए। चलिए ठीक है कि गौ पूजा और सावरकर का जन्मदिन और सावरकर पर ट्वीट और मुख्यमंत्री सर बोल ही दीजिए ना, हम आपके मन में आ गई बात तो बोल ही दीजिए। मैं तो समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। ये मैं तो समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। नहीं, ये गलत ही दिशा में बोलेंगे सर, इसलिए आगे बढ़िए। वो ट्वीट देखा तो याद आ गया। अच्छा चलें आगे। एसआईआर पर कल फैसला आया था, बंगाल से भी जुड़ रही है खबरें और बंगाल की और भी आगे खबरें हैं। एसआईआर पर कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया और कोई इसमें कोई असंवैधानिक काम नहीं हुआ है, ना उसने ओवर रीच किया है अपने इस काम में। होना चाहिए, ये उसका काम भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है और उसको पूरा इख्तियार भी है। अब इस पर रिएक्शंस देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। अब तो लोग मतलब पहले तो थोड़ा बच के छुप के। अच्छा शब्द का प्रयोग किया है आपने, बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, विधवा विलाप। किसने किया सर? आप ही के ये में आ रहा है, जरा देखिए। अभी तो आया, अभी आया, आ गया। अब हो क्या रहा है, पहले लोग इतना ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते थे ऑपोजिशन पार्टीज। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, न्यायपालिका के लिए। इस फैसले के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए। योगेंद्र यादव वो ये कह रहे हैं कि खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर को संवैधानिक बता दिया। खबर यह है कि इस देश में अब बीजेपी तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो आखिरी स्तंभ था वो भी टूट कर गिर गया, वो भी ढह गया। ये वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं। एक मेरे पास 2-3 बयान ऐसे, चलिए एक साथ सुनाऊंगा आपको। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश में कोई उतनी गंभीरता से नहीं लेता है। तीसरे आए अशोक गहलोत, तो कांग्रेस तो सीनियर लीडर। गहलोत साहब ने कहा जुडिशरी दबाव में है, इसलिए ये सारे फैसले हो रहे हैं। तीनों बयान सुनिए। वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाए। फैसला देखा नहीं है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों का, बहुत अभी मायने है नहीं इस देश में। आज समाज में, इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों को बिल्कुल आंख बंद करके स्वीकार करने और सत्य मानने को तैयार नहीं है। और 27 लाख के वोट अभी बंगाल में कटे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी एक अलग तरह की थी, ये अगली बार वोट दे देंगे। ये टिप्पणी है क्या? अगली बार वोट दे देंगे। आपका अधिकार तो अभी का है, आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। ये चुनाव पोस्टपोन होने चाहिए थे, चाहे 6 महीने होते थे, 3 महीने होते। जब तक वो 27 लाख का फैसला नहीं होता तब तक चुनाव होने नहीं चाहिए थे। कहा ही होता है। अरे टीएम शासन ने तो जयललिता ने बंटवा दिए, साड़ी वाड़ी बंटवा दी है तमिलनाडु के अंदर, उसने बाई इलेक्शन चल रहा था, पोस्टपोन कर दिया उसने। ये होता है इलेक्शन कमीशन का काम। पूरा इलेक्शन कमीशन तो डिपार्टमेंट बन गया मोदी जी का और एनडीए गवर्नमेंट का। क्या करो, जुडिशरी दबाव में है। जुडिशरी दबाव में, गहलोत जी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट निशाने पे है सर अब एसआईआर के फैसले के बाद। नहीं, एसआईआर के फैसले पर अपनी अपनी टिप्पणी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई टिप्पणी करने में कोई इतनी आपत्ति वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता और ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पहली बार टिप्पणी हो रही है।
ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रशांत किशोर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उस रूप में अब नहीं लिया जाता, मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को बचाने वाला स्तंभ ढह गया, और तीसरे कह रहे हैं दबाव में जुडिशरी। ये ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट है, एक फैसले पे स्टेटमेंट नहीं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को। विजय जी आप बोल लीजिएगा, पूरी उनका ट्वीट आप पढ़ेंगे तो उसके शुरुआत क्या है कि ये तो इसका निर्णय तो अगस्त में ही हो गया था। योगेंद्र यादव कह रहे हैं, योगेंद्र यादव को पिछले साल ही पता चल गया था। वो तो क्या पॉलिटिकल टिप्पणी, इसमें कोई ये political बारीकी से मैं वही इस बात बात का कह कोई रहा था चर्चा सर, नहीं। फैसले पे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मानवाधिकारों को खत्म कर दिया था, इवन हाई कोर्ट ने जो हैवियस कोर्ट पे जो पिटिशंस थी उन पर फैसला किया था और नेताओं को छूट दे दी थी, मतलब जेल से रिहा करने की इजाज़त दे दी थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और उस पर पूरा विपक्ष ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर वो किया था टिप्पणी, और वो बिल्कुल ठीक थी। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सही था? जो हाई कोर्ट के सारे फैसले बदल दिए, 26 हाई कोर्ट के फैसले थे, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बदल दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड जजेस थे। तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट रहा। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करना लोकतंत्र की व्यवस्था का शामिल हिस्सा है। और अभी आज आप बात कर रहे हैं, अभी तो 4 दिन पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट पर फैसले पर कर रही थी। आप कौन होते हैं जब फैसला करने वाले? सर आप फिर सरकार ने ये कहा कि आप ऑपोजिशन के कहने पे फैसले देते हैं। नहीं, ये तो अपोजिशन अपने तरीके से बात कर रहा है। मैंने आपको जो बयान दिखा है वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पे फैसले दे रहा है। ये कह सकते हैं, उनका आरोप हो सकता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो कह सकते हैं, इसमें इतना वो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े करना सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में, संविधान की व्यवस्था में जितना विजय जी बता रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर अपराध है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया और जिस तरीके से पूरे उन्होंने बयान दिए, ये बताता है कि उनको देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये पिटिशनर है इस केस के। जिस तरीके से उन्होंने सीधे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ये पहले तय कर चुका था, और बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, वह सीधा सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो मुख्य न्यायाधीश ने जो फैसला लिया है उससे हम सहमत नहीं है। मुझे लग रहा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में आता है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए, और योगेंद्र यादव को कटघरे में योगेंद्र यादव को बुलाना चाहिए। में नहीं आता सर, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करना नहीं है। सीधे आप ये बोल रहे हो कि आप पहले से तय कर चुके थे, बिल्कुल आपने सही कहा, पहले से तय कर चुका था, और आप ये कह रहे हो कि भाई अब जनता को भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप 140 करोड़ जनता को संदेश देना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले ले रहा है वो केंद्र सरकार के कहने के हिसाब से ले रहा है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशांत किशोर हो, योगेंद्र यादव हो और अशोक गहलोत हो, इन तीनों से पूछना चाहिए कि आपने जो ये बयान दिया है, जो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका आधार क्या है? आपको क्या आधार है कि आपने कहा कि अगस्त में फैसला हो चुका था? उसका आप सबूत लेकर आइए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, लगातार इस तरीके से बयान देते हैं और जिस तरीके से देश में माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि संवैधानिक संस्था, जो राहुल गांधी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं नहीं खत्म हो गई है, चुनाव आयोग खत्म हो गया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट खत्म होने की बात जिससे कैसे कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। त्रिपाठी जी की राय। देखिए ये कहना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, सही है गलत है ये बात करें, लेकिन उसमें यदि आप मोटिव इंप्यूट करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये बनता है। मैं यदि ये कह दूं कि मंडल कमीशन का पूरा फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया था तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता है। मैं कहूं कि वो फैसला गलत था तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, उनके एक जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल। कोई ऐसी नहीं है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक पुस्तक लिखी है और कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं कि गलती नहीं कर सकता। तो इस मामले में यही लाइन। दूसरी बात एक और जिक्र कर देना चाहता हूं, जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कल से अभियान चलाया जा रहा है। कल से, यानी कॉकरोच पार्टी को लेकर के, योगेंद्र यादव से लेकर के सारा गिरोह, मैं मानता हूं ये सारे गिरोह चला रहे हैं कॉकरोच। जब पूर्व जस्टिस जो दलित समुदाय से थे, जब उन्होंने ये कहा था कि इसे भगवान विष्णु से ही आप बोल दीजिएगा कि वो आकर के जो है उसको ठीक करा लें, तब इस देश में जब चलाया गया था तब कहा जाता था कि एक दलित के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था, एक बुद्धिस्ट के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई वो इसलिए वहां पर अपॉइंट हुए थे क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, गवर्नर। ठीक है सर त्रिपाठी जी बताइए। तब मोटिव किसी ने नहीं उसके टिप्पणी की जा सकती है या ये
अलग किस्म की टिप्पणियां हैं। नहीं, टिप्पणी तो देखिए कोई भी कर सकता है, और मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत को आप कोई मतलब पवित्र गाय मत बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के बीच से न्यायाधीश जाते हैं, लेकिन वो कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें भरोसा रहता है कोई भी निर्णय जो वो सुनाएंगे वो ठीक करेंगे, और उनके निर्णयों पर भी आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन उनकी नीयत पर मत कीजिए। मतलब ऐसे मत कहिए कि कोई अदालत बिक गई है, कोई अदालत उसके कनपट्टी पे कट्टा सटा दिया गया है। मैं ऐसे शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे समझ में आए दर्शकों को। क्या लिखा है योगेंद्र यादव ने? योगेंद्र यादव ने लिखा, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने कि मैं सर्वोच्च न्यायालय इसलिए नहीं गया क्योंकि हमें पता था कि निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है, सिर्फ हम ट्रांसक्रिप्ट और इसके फाइन प्रिंट का वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न तो मुझे कोई उम्मीद थी, न कोई घबराहट थी, न कोई ऐसी इच्छा थी, क्योंकि पहले से हो गया था। और उसके बाद फिर नीचे पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं। अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति और व्यक्तियों का गिरोह, समूह नहीं कह रहा हूं, आज मैं प्रोफेसर साहब की भाषा में गिरोह कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लेकर आइए ऐसे लोगों को जिनके नाम काट दिए गए और जो जेन्युइन वोटर हैं, हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। कब कहा था? बिहार विधानसभा चुनाव के समय कहा था। ले आ पाए? नहीं ले आ पाए। कितनी बार सुनवाई हुई? कम से कम आधा दर्जन बार सुनवाई हुई। कितना सुप्रीम कोर्ट ने इनको गुंजाइश दी कि योगेंद्र यादव को कहा, जैसे ममता जी को कहा था, योगेंद्र यादव को कहा कि आप खुद ही आर्ग्यू कर लो। उसके बाद अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं क्या है? और आप इसको समझिए कि एक एक संस्था को इन्होंने लगातार ये लोकतंत्र के दीमक हैं योगेंद्र यादव। एक फाइनल कमेंट सर विजय जी, चाह रहे हैं कि देश के हर संस्था पर भरोसा न रह जाए। जी सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने टिप्पणी की मैं उससे सहमत हूं, ये जरूरी नहीं ना मैं उससे सहमत नहीं हूं, तो वो जो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे कोई वो नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी की जाए, और इसको कंटेम्प्ट भी नहीं मानता। और बहुत सारे लोगों सुप्रीम कोर्ट की नियत पे टिप्पणी की जाए। नियत पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, मैं नियत पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। संस्थाओं की टिप्पणी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कहता हूं कि उसकी नियत पर टिप्पणी मत कीजिए, फैसले पर टिप्पणी कीजिए। तो नियत अलग चीज होती है, उसका एक अलग मायने होता है, उससे बहुत सारी आशंकाएं पैदा होती हैं, राइट। उससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े। एक राहुल गांधी जी का बयान आपको सुनाता हूं। राहुल गांधी जी ने आजकल बच्चों के मुद्दे उठाए हुए हैं, छात्रों के मुद्दे, नीट का, सीबीएसई का भी जो कुछ हुआ चल रहा है विवाद, वो सारी बातें वो कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट उनका है, वो देख लेते हैं। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये 7-8 महीने से बता रहे हैं, वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं, जिसको उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब कहा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आप और क्या बताएंगे? आप जो आपने बताना था आप बता चुके, उसके बाद जेंजी को जो करना था वो किया। वो घर बैठा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है घर पे, वो नहीं आ रहा आपके कहने पे सड़क पर। बार बार एक ही बात, मुझे नहीं मालूम था राहुल जी की स्टेटमेंट में ये बात है। जी समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के इस तरीके से बयान देने पर बैन लगाए। लगातार आप इस बात का जिक्र कर रहे हो, आप हर चुनाव के बाद इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी से जीते। अगर प्रधानमंत्री वोट चोरी करते तो क्या भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक जाती? प्रधानमंत्री जो कहते वही होता। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार, और विधानसभा चुनाव में आप जीत जाते हो तो आपको कहीं वोट चोरी नजर नहीं आती। केरल में आप जीते हो तो क्या वो वोट चोरी से आप जीते हो? ठीक। तमिलनाडु में विजय जीते, क्या वो वोट चोरी से जीते वहां पर? तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से राहुल गांधी लगातार दे रहे और युवाओं के मन में और देश की जनता में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जिस तरीके से एक दुष्प्रचार करते, एक भावना उत्पन्न कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर और दुनिया में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसके ऊपर लगाम लगाने की बात। देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि देश का नवयुवक जो है वो नेपाल, बांग्लादेश की तरह सड़कों पर आ जाए। ऐसा हो नहीं रहा है, यही उनका फ्रस्ट्रेशन है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो लगातार, कई बार होता है ना, जब आपके पास तर्क नहीं होता है, तथ्य नहीं होता है, तब आप गाली गलौज की भाषा पर उतर आते हैं। राहुल गांधी उसी गलीच भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, तू तड़ाके की भाषा। अभी भी आपने देखा होगा, जिस बाइट को आपने सुनाया था वो तू तड़ाके की भाषा थी। ठीक सर। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आपको दे दें। 8 अप्रैल से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर जारी है और आज 28 मई हो गई। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान हमारी शर्तों पर डील करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन ईरान अपने पत्ते नहीं खोल रहा था अभी तक। ट्रंप कहते हैं कि डील करनी ही होगी और डील अच्छी होगी तो भी होगी, तभी होगी, वरना फिर दोबारा लड़ाई होगी।
ग्रेट डील से उनका मतलब यह है कि ईरान न्यूक्लियर से तौबा कर ले, सारा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, हॉर्मुज को बिना शर्त खोल दे। ईरान इतनी सारी बातें तो नहीं मानेगा, लेकिन ईरान अब कुछ कुछ बातें बताने लगा है जो वो जिस समझौते के मसौदे पर बात हो रही है। उसमें से एक खबर निकल करके आई है। दरअसल ईरान के स्टेट टीवी पर, सरकारी टीवी पर एक समझौते की कुछ डिटेल्स जो हैं वो उसमें जारी की गई। उसके मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं और ओमान मिलके यहां से शिपिंग जो है वो सारे जहाजों की रास्ता जो है उसका बंदोबस्त हम करेंगे कि वो कैसे होगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वो क्या है ये वो भी नहीं बता रहा है। तो कहा कि अगर वो अभी समझौता हो जाता है तो 1 महीने के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्री वॉर लेवल्स पर पहुंच जाएगी। ये अमेरिका के ईरान के टीवी पर चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1 महीने में समझौते के बाद सारा का सारा वहां से जहाजों का आना जाना जैसा पहले था वैसा वो हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका वहां से अपनी सेनाएं हटा लेगा। ये उस समझौते का हिस्सा होगा कि वो जो सेना की उसने जो ब्लॉकेड कर रखा है, तो ब्लॉकेड भी हटेगा और उसके आसपास जो और उसके जहाज हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ भी वो वहां से हटा लेगा, सैन्य टुकड़ियों को वहां से हटा लेगा और ईरान ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। अगर 60 दिनों में ये सारी इस समझौते पर पक्की बात बन जाए तो फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुहर इस पर लगेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर मुहर लगाएगा ताकि ये सब कुछ ऑफिशियल हो जाए एक तरीके से और फिर इसके बाद कोई बैकआउट ना कर पाए। हालांकि वो तो ट्रंप कभी भी कर सकते हैं। ट्रंप क्या रहे हैं, ये मैंने आपको बताया ना कि पहले उल्टा होता था, ट्रंप समझौता हो रहा है करते थे और ईरान कहता था हम नहीं, समझौते की कोई बात नहीं हो रही है। इस बार ईरान ने समझौते की डिटेल्स जारी की हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. I think they're starting to give us the things that they have to give us. And if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish them off. Man on my left will finish them off. अगर उन्होंने नहीं बात मानी तो मैन ऑन द लेफ्ट थे इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ। वो भी एक अलग एक्सट्रीम किस्म का आदमी है वो भी। जी समीर जी, इस बार ईरान कह रहा है समझौता हो रहा है, लेकिन फिलहाल अमेरिका ने कहा कि सब मनगढ़ंत है जो ईरान ने जो ड्राफ्ट बताया है, अभी कोई बातचीत ऐसी हुई नहीं है। लेकिन ट्रंप ने एक बहुत खुली धमकी दी है ओमान को और ईरान को कि भाई मुझे मिड टर्म चुनाव की चिंता नहीं, अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं मिड टर्म चुनाव हार जाऊंगा इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं, तो चुनाव हारू या जीतू मैं आपको उड़ा दूंगा पूरी तरीके से, इसकी मैं तैयारी में हूँ। ईरान को मेरी बात माननी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबके लिए खोलना होगा और ओमान इससे दूर रहे, ओमान इसमें किसी मामले में ना पड़े। लेकिन ये बात आपको थोड़ी सीरियस नहीं लग रही कि ईरान की तरफ से इस बार कुछ डिटेल्स आई हैं समझौते? लेकिन ईरान की तरफ से जो डिटेल्स आई है, क्या अमेरिका ने ये कहा है कि हाँ जो ईरान ने डिटेल्स दिए उस पर हमारी बातचीत हो रही है? अमेरिका तो स्पष्ट कह रहा है कि जो ईरान बातचीत बता रहा है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत, उसमें न्यूक्लियर का कोई जिक्र नहीं है पहली बात। हाँ, और अमेरिका कह रहा है कि बिना न्यूक्लियर के बातचीत हो नहीं सकती है, जो इंग्लिश यूरेनियम है वो सौंपना होगा। तो अब ये तय नहीं है ना कि बातचीत कौन कर रहा है, ड्राफ्ट कौन बना रहा है, किन ड्राफ्ट पे किन बातों पर सहमति है, किन पर असहमति है। कहीं तो बताया कि चलो 10 पॉइंट निकले, इसमें से इन 2 पे हमारी सहमति है, 8 पे हमारी चर्चा हो रही है। फिलहाल मुझे लगता है अभी कोई ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ, पर्दे के पीछे बातचीत जरूर। कल हमने आपको बताया था, दिखाई थी मार्को रूबियो विदेश मंत्री का बयान। उन्होंने कहा था कि बस समझौते की डिटेलिंग पे बात हो रही है, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे, कॉमा फुल स्टॉप, इस सब पर बात हो रही है। उसके बाद आज ये स्टेटमेंट आया, लेकिन इस बात सच है कि ईरान जो कह रहा है उसमें न्यूक्लियर की वो कोई बात नहीं कर रहा। हॉर्मुज पर भी ट्रंप ने बयान दिया। अभी तक तो ये ईरान को धमकाते थे, अब इन्होंने एक बहुत ही बेचारे से देश को भी धमका दिया कि तुमको ही मारेंगे। ओमान, पूरी मुस्लिम दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जो सबसे शरीफ या छोटे हैं, इसीलिए एक ओमान एक बहरीन। और ओमान क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक कोने पर ओमान है, तो इसलिए उन्होंने उसको भी धमकाया। The strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. ओमान सोच रहा होगा मैंने क्या किया, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं ये सर, क्या हो रहा है समझौता? कह रहा हूँ कि देखिए, मैं रोजाना बात करता हूँ कि इसको हम लोग केवल चर्चा जितना ही रखें, जब तक कि ट्रंप साहब बिल्कुल सील ना कर दें, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई स्टैंप ना हो जाए कि ये बात हो रही है, वो उसको मानना नहीं चाहिए। ईरान की बात आपने की, वो मतलब एक कदम आगे बढ़े, इसका मतलब वो तैयार हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। और वो कम से कम ये जाहिर करना चाहते हैं कि जो भी समझौता हो, जो भी स्थितियाँ बने,
वो उनकी वजह से और उनके पक्ष में बनी है। और वो ये तो कभी नहीं चाहते कि आप कह दें कि भाई हाँ हमने ये कर दिया अब आप मान लीजिए। वो जो कहें उसे मानना, उसकी बात को तय करना और ये बार बार धमकी देना, ये सारी बातें वो उनके मेरे ख्याल से बिहेवियर में फितरत है ये। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ईरान न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहा भाई। ये भी तो उसके टीवी पे चला है, तो किसी ने लीक किया होगा, किसी ने बताया होगा कि ये चलाओ टीवी पे अपने। नहीं किया ऐसे जैसे हमारे दूरदर्शन पे कुछ चीज चले। लीक थोड़ी कहेंगे, जब वो ईरान टीवी पर गया उसको लीक नहीं कहेंगे, वो तो मैसेज है दिया। हाँ ये बताइए आप, तो उसमें न्यूक्लियर का जिक्र ही नहीं है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक देंगे, इतने सालों के लिए रोक देंगे, एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करेंगे, इसकी कोई डिटेलिंग जो है वो उसके अंदर नहीं दिखेगी। उसकी डिटेलिंग तभी आएगी जब ये जो समझौता है, डील जो है वो आखिरी लेवल पर होगी, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो उनके हाथ में, ईरान के। सर देखिए, अभी तक जितनी बातें निकल करके आई हैं, कई बार लगता है कि समझौता हो रहा है, कई बार लगता है हम समझौते के बहुत करीब हैं, हो सकता है कि 7 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें डील बाहर निकल करके आ जाएंगी, और कभी ऐसा लगता है कि कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ बातें तो तय है जो पहले से ईरान कहते आ रहा था कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई कि बातचीत चल रही है। ये भी बात निकल करके आ गई है। अब जो निगोशिएशन का दिख रहा है, लैंग्वेज दिख रहा है, उसमें लग रहा है कि ईरान थोड़ा सा पहले से बहुत ज़्यादा माइल्ड हुआ है। थोड़ा नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा माइल्ड हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात पर ईरान सहमत हुआ है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है, 60% से ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम है, वो किसी थर्ड देश को देने के लिए वो तैयार हो गया है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है कि अच्छा। इस हद तक वो तैयार हो गया है। लेकिन उसकी एक शर्त उसमें जुड़ी हुई है कि हम जब चाहें तो वो हम चाहें तो हम वहां से ले सकते हैं। इसके लिए समझौता, मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा अपना। इसके मुझे लगता है कि इस पर अमेरिका की सहमति नहीं है। ठीक है। लेकिन अमेरिका ने उसका दूसरा पक्ष क्या है कि आपके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, वो बहुत ही निगरानी में रहेंगे। निगरानी में नहीं, इजराइल तो कह रहा है हम तबाह करेंगे, तो सारे इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हम तबाह करेंगे। देखिए, इजराइल का तो सुर अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल कहीं से नहीं चाहता है कि ये युद्ध डील हो जाए। इजराइल क्यों चाहता है कि हमने, जैसे कहा जाता है ना, सांप को मारते हैं ना, तो अधमरा करके मत छोड़िए, उसको पूरी तरीके से मार दीजिए। इजराइल क्या चाहता है और इजराइल के लिए ट्रंप क्या चाहते हैं, ये भी बात आ गई थी जब उन्होंने सब सारे मुस्लिम देशों से नाम लेके कहा, समेत पाकिस्तान, कि तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन करोगे, इसको स्वीकार करोगे इजराइल को। मतलब इजराइल के साथ आप देखिए ना कि ये कितना कठोर शर्त है किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए। ये जिसने जहर खाने के बराबर है। ये देखिए, इस पर भी ट्रंप का लेटेस्ट बयान आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा दे ओ इट टू अस, और 2 देशों का नाम लेके, सऊदी अरब और कतर, जो पक्के से भी, सगे से भी पक्के एलाई हैं इनके, इतने पक्के कि वो इजराइल वाली श्रेणी में लगभग आ जाते हैं। उनके लिए कहा दे ओ इट टू अस, करना पड़ेगा इनको, हमने इनके लिए इतना किया है। सुना दी। And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. And I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're requesting strongly that they join. It'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar and Kuwait. लीजिए, तो और आगे निकल गए ट्रंप। वो कह रहे हैं अगर ये लोग अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करेंगे, मैं ईरान के साथ समझौता ही नहीं करूंगा। त्रिपाठी जी, ये तो गजब ही हो गया। नहीं, सचमुच ट्रंप गजब ही कर रहे हैं। दुनिया प्रतीक्षा कर रही कि कब युद्ध से थोड़ा निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, और ये हर रोज़ नया तमाशा करते हैं। अब कल इन्होंने जिस तरह से बंदर अब्बास पर मार दिया, उसके बाद फिर ईरान ने हमला कर दिया इनके बेस पर, तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और शायद एक वो जिसको कहते हैं ना कि उस स्थिति में जा रहे हैं जो थोड़ा खतरनाक भी है। ईरान को भी ज़रा समझना पड़ेगा कि ये उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ वो थका कर, पहले उल्टा दिख रहा था कि अमेरिका को ईरान थका रहा है, लेकिन अब आप इसको पिछले कुछ दिनों में जरा उलट कर देखिए कि ट्रंप करेंगे हाँ तो हम सब बात करेंगे। वो लोग भी सोच रहे हैं चलो ठीक है, भला हो गया, थोड़ी बातचीत हो गई, थोड़ा पाकिस्तान हुआ है, थोड़ा कतर मिलाया,
फिर उसके बाद अचानक मार दिया। और अब वो कह रहे हैं कि हम तो अब सब साफ करा देंगे। और अब वो अभी उन्होंने डाला है कि उनकी पोस्ट थी कि बड़ी मजबूत आर्मी है, सीएम ने कहा, नेवी उनकी, तो कहा यहाँ है लेकिन वो रसातल में, समंदर के अंदर। तो अब ये समझ में नहीं आता, मतलब ट्रंप क्या चाहते हैं। या तो ट्रंप का कोई ऐसा प्लान है जो दुनिया नहीं समझ रही है, क्योंकि ये वो प्लान नहीं है जो दुनिया को दिख रहा है, ये सीधे सीधे करने वाला प्लान तो नहीं है। और मुझे इसमें ये भी बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जो पहले लग रहा था कि ईरान ने अमेरिका को थका दिया है, अब मुझे ये उल्टा होता दिख रहा है। सर मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये अब्राहम अकॉर्ड को जब इन्होंने ये शर्त बना दिया कि ये इस पर दस्तखत होगा तो फिर ईरान के साथ समझौते पर दस्तखत होगा। इसका मतलब इजराइल को इन्होंने ये कहा है कि देख भाई, मैं और तू मिलकर ईरान को खत्म तो नहीं कर सकते। नहीं मार पाए, हमने कोशिश कर ली ना तेरे कहने पे, लेकिन नहीं कर पाए। तो इजराइल ने कहा फिर ऐसा करो, मेरी दोस्ती कराओ इन सबसे। तो इसलिए शायद ट्रंप ये कह रहे हैं। और इसमें ये बात आ गई कि यस वी कैन नॉट फिनिश ऑफ ईरान मिलिटरीली। जी, इसीलिए कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी जब अब्राहम अकॉर्ड की बात आई थी। मैंने कहा वो इजराइल के रेफरेंस में आप उसको देखिए कि इजराइल के पक्ष में कैसे उस पूरे अकॉर्ड को और जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। और आप जो बात समझे वो बहुत बारीक और ठीक से समझे इस बात को, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये तो ऐसे होगा ही नहीं खत्म, तो इसको क्या रास्ता दूसरा निकाला जा सकता है वो निकाले। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, बार बार इस बात को समझने की जरूरत है कि ट्रंप साहब आपको ये समझाना चाहते हैं कि वो कभी नहीं झुकेंगे, है ना। नहीं मतलब ये लगना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत कि मैं झुका। और वहां पर जाकर वो चाहे किसी की टर्की ने स्वीकार किया हुआ इजराइल को, मतलब माना उस तरह से नहीं माना है, डिप्लोमेटिकली। वो टर्की का नाम क्यों नहीं ले रहे? एर्दोगान तो रोज, एर्दोगान का स्टेटमेंट है कि एक दिन बहुत जल्द इस राक्षस का ऐसा ही कुछ शब्द इस्तेमाल किया और इसका हिसाब होगा नेतन्याहू का। एर्दोगान के खिलाफ कौन बोल रहा है? ट्रंप भी नहीं बोल रहे। हाँ, कोई भी नहीं बोलता उनके खिलाफ। और पाकिस्तान की कैसी गर्दन फंसी हुई है। कल ही वहां पर जितने आतंकवादी हैं वो सब, उन सब ने माइक में मजमे लगा के सामने हजारों लोगों के कहा है, जिसने मतलब अपने लोगों के लिए कि जिसने इजराइल को तस्लीम किया वो खाक हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। खुद को ही खाक करेंगे। अब आसिम मुनीर सुन रहा होगा, शहबाज शरीफ सुन रहा वही तो कह रहा हूं। एक बार सुनिए जरा, कैफुल्लाह कसूरी, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी। साइन करते हैं तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमान, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये तो एक ट्रेलर है कि क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान ने कर लिया इजराइल को तस्लीम। लेकिन इस पर आश्चर्य क्यों है आपको? आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना इंडोक्ट्रिनेशन, जिसको कहते हैं ना, मथा हुआ है दिमाग को, कि वो इजराइल को जैसे दुश्मन है ना, वो किसी भी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। जब ईरान कहता है कि हम इजराइल के जब लोग कहता है ना कि इजराइल पैलेस्तीन में क्यों मार रहा है, लेबनान पर क्यों मार रहा है, तो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यहूदियों को कैसे मारा था इन लोगों ने। हाँ। ये लोग बात भूल जाते हैं इतिहास में जाकर के कि यहूदियों को कैसे वहां से टॉर्चर करके उनको अपनी जमीन से खदेड़ दिया गया था। और ये तो एक सच्चाई है ना, ऐतिहासिक सच्चाई है ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बेचारे अपनी जमीन पर आए और आज एक इजराइल बड़ा देश कर गया। जितने अरब कंट्री है कहते हैं कि इसका अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। अब जाकर के जब सुडान, मोरक्को जो है, वो कुछ देश जो है उन्होंने कर लिया है, उसके साथ संबंध कर लिया है। ट्रंप और मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप के पैर पकड़ लेंगे लिटरली जाके, कहेंगे साहब हमसे मत करवाइए आप। वो इतनी उनके देश में आग लग जाएगी। और एक वजह और है सर कि वो इजराइल को क्यों नहीं कभी भी स्वीकार करेंगे। उनके यहाँ जितने भी 6-8 करोड़ पासपोर्ट लोगों के पास होंगे वो सारे नए छापने पड़ेंगे उनको। पासपोर्ट के पन्ने पे लिखा है दिस इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल, तो वो सारे पासपोर्ट रिन्यू करने पड़ेंगे इनको। दूसरा, अब एक मजेदार बयान आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री, भाई काट देंगे पेन से, आप भी खर्चे बढ़वा रहे हैं, कंगाली में आटा गिला, कोई पेन ऐसे लेंगे ऐसे से काट देंगे। सुनिए तो ख्वाजा आसिफ का बयान सुनिए, बड़ा ही मजेदार बयान। वो आदमी बड़ा मजेदार है, मुझे तो बड़ा पसंद आने लगा है आदमी, मैं एंटरटेनर है।
ख्वाजा आसिफ इनके रक्षा मंत्री वो क्या कह रहे हैं, वैसे उसका कोई काम तो है नहीं, रक्षा मंत्री किस बात की जहां वासिम मुनीर फील्ड मार्शल है तो, और वो ये कह रहे हैं कि यार पहले हम अमेरिका के चमचे थे, ऐसे ही बोला हम चमचे थे। तो एक ने उसने जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा लैकी, उन्होंने कहा आप क्यों इतना अंग्रेजी का बड़ा सा शब्द लिया है, चमचे बोलो ना, हम चमचे थे अमेरिका के। ये हमारे सारे डिक्टेटर जाकर के इसलिए वहां पर उनके साथ लगे रहते थे क्योंकि इनको वो चाहिए था कि भाई मेरे सर पे हाथ रखो अमेरिका। फिर उन्होंने रिपोर्टर ने पूछा मतलब और अब हम नहीं है ना, अब हम किसी के चमचे नहीं है, और अब हम अपने हम अंदर के मसले दूर कर लें, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस दूर कर लें, अपनी इकोनॉमी ठीक कर लें, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। फिर बोला असली बात और सबसे अच्छी बात कि 60 साल पहले हमने चीन से दोस्ती कर ली थी, मतलब हम चमचे अमेरिका के ना हो, हम चीन के हैं। सुनिए। ठीक, आज पाकिस्तान की शनाख्त है कि हम जो है सालिस बने हुए हैं एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, और पूरी जो है उम्मा जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है, दुआएं साथ हैं। माजी में हम चमचे थे, लैकी तो क्यों अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, चमचे थे और सिर्फ इसलिए थे कि दोनों डिक्टेटर जो थे उनको आशीर्वाद चाहिए थी, छप्पर छां चाहिए थी वाशिंगटन। अभी ऐसा नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं ऐसा। हम छप्पर छां की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है छप्पर छां की जो है। दूसरी बात यह है कि ये खुशकिस्मती है कि आज से 60 साल 65 साल पहले आपने चीन का जो है ना उससे एक भाईचारा कर लिया था। तो वो जिसको छप्पर छां कह रहे हो, छप्पर छां चीन की है उनके पास, और उनको ये भी पता है कि अमेरिका तो कभी भी पीछे हट जाएगा, एक वही है सगा हमारा, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको असली चमचे हम चीन के हैं। वो सच स्वीकार कर लिया उन्होंने, और अभी 2 दिन पहले ही तो चीन होकर आए थे अभी। जब दरवाजे के बाहर खड़ा रखा था, दरवाजे के बाहर शी जिनपिंग ने खड़ा कर दिया था इनको, आसिम मुनीर को और उनके प्रधानमंत्री को। तो और अब पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भाई ट्रंप के पास ज़्यादा समय नहीं है, 2-2.5 साल और ट्रंप साहब को झेलना है, उसके बाद तो ट्रंप साहब रहेंगे नहीं, कोई दूसरा आएगा तब उसके साथ देखेंगे। और चीन बैठा है ना, कुछ भी होता है तो भारत के खिलाफ चीन उनको सपोर्ट करता है पूरे मामले को लेके, पैसा चीन उनको देता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन उनको पैसा देता है, हथियार उनको चीन देता है, और उनको पता है कि भाई चीन में तो कोई सत्ता परिवर्तन होना नहीं है, वहाँ तो शी जिनपिंग अभी तो बहुत लंबे समय तक रहने वाले, कम्युनिस्टों का शासन रहेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों हाथों में लड्डू लेकर रखे थे, पाकिस्तान से भी चीन का डर दिखाकर पैसा लेते थे और अमेरिका से भी वो चीन का डर दिखाकर पैसा पाकिस्तान लेता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ट्रंप ने उनको धमकाया है, अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई अब अमेरिका से बहुत ज्यादा हमारे संबंध लंबे समय तक रहेंगे नहीं, तो कम से कम चीन के साथ के तरह अगर पाकिस्तान से कुछ ऊंच नीच होता है तो चीन हमारे साथ हमको मदद करने के लिए रहेगा। अब 2 और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको। बोली थी कि बेइज्जती तब होती है जब आप महसूस करते हैं, तो आप ये बात हमेशा याद रखे बोला कीजिए ना। ठीक बात है सर। एक बार देखिए अब ये क्या कहिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज, और ये भी बड़ा गजब पाकिस्तान देश है। देखिए आप, वो उनके यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और तस्वीर मैंने देखी और मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात हो रही है। पहले तो इन्होंने इंडिया को, वो रूबियो साहब को जैसे जयपुर से उनको जैसे सेंड ऑफ दिया गया, तो ये तो केवल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पुलिस वाले और कुछ और लोग थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। फिर ये आगरा जब पहुंचे तो आगरा पे भी उनको वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने रिसीव किया। तो ये तस्वीर दिखाकर वहां ये कैंपेन चलाया जा रहा है, देखो देखो इंडिया ने इंसल्ट करने की कोशिश की है अमेरिका को। मतलब वो उनको तो ये सूट करता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब ही रहे। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन वो जो पहले जो मैडम, हाँ ये मैडम जो बोल रही थी, इनको पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो जब अमेरिका जा रहे थे वो तब की तस्वीर नहीं है, वो जब जयपुर पहुंचे और आगरा पहुंचे वो तब की तस्वीर है। तो वहां पर तो ना हमारा विदेश मंत्री मौजूद होगा, ना हमारा फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद होगा। एनीवे, तो अब लेकिन जैसा अभी उन्होंने कहा, बेइज्जती जब कोशिश करें किसी और की करने की, तो ये भी देख लें मेरे आसपास तो नहीं हो रही किसी की। तो उनको आसपास वाले ने एक दिखा दिया, सर हम 5 लोग हैं यहाँ पे। हाँ, को कभी कभी ऐसा होगा कि होता है, कभी कभी हमारे यहाँ भी होता है, भाई किसी एंकर की हाइट कम है तो हम नीचे एक लगा देते हैं, सर राइजर लगा देते हैं, ताकि भाई सब बराबर लगने चाहिए, अच्छा लगता है। आपका प्रधानमंत्री अगर नाटा हो तो ये करोगे ना। मैं सच मतलब उनके लोग बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के लिए तो आप करोगे ही करोगे ना। एक तस्वीर देखिएगा, वो अभी एक आदमी दिखाएगा आपको एक तस्वीर, सारे लोग बैठे हैं, सबको ऊंची कुर्सी दी, और वो पाकिस्तान का एक आदमी कह रहा है भाई इसी आदमी को सबसे छोटी कुर्सी देनी थी तुमको। वो बाइट अगर है, वो बयान अगर है, अगला लगा दी। जरा कुर्सियां देखें सारी, और जिस कुर्सी पर शहबाज शरीफ बैठे हैं वो देखिए, वो बेचारे पहले ही छोटू से हैं। मतलब शहबाज शरीफ जो हैं वो अगर आपके साथ खड़े होंगे तो जहां पर आप तकरीबन अपनी पैंट की बेल्ट पहनते हैं, तकरीबन वहां शहबाज शरीफ खत्म हो जाते। तो
जो छोटा होता है बंदा कद का, उसकी कुर्सी को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है अमूमी तौर पर, ताकि वो भी बराबर हो। यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, शहबाज शरीफ को पहले तो जाहिर है उनकी जगह बन सकती थी दूसरी तरफ भी, लेकिन उनको पहले तो नुक्कड़ में ले जाया गया, और प्रिंस रहीम आए हुए हैं आजकल, उनके लिए ये अशाइया था। और कुर्सी भी जो उनको दी गई है बेचारों को, मेरा कल नीचे से पकड़ के रखी गई है, कुर्सी भी वो वाली नहीं थी जिस पर तमाम डिग्नेटरीज बैठी थी, बशमूल फेवरेट फील्ड मार्शल साहब। गजब है। वो देखिए वो कोने में दिख रहे हैं ना आपको शहबाज शरीफ, तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कोने में बिठाया, नुक्कड़ पर फिर उसको सबसे छोटी कुर्सी दी है, बाकी सबको देखिए एक टाइप की कुर्सी दी हुई है, ऊंची ऊंची कुर्सियां, उसी आदमी को गरीब को सबसे छोटी कुर्सी दी। इस्तेमाल करना था, तकिया मंगा के तकिया रख के उसमें बैठ जाते। नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो, वो स्पेशल दी है ना, वो लोग एक बराबर थे तो एक जैसी कुर्सी दे दी, वो अलग थे तो उनको अलग से एकदम दिख रहा। अच्छा आप नोटिस लेते हैं शहबाज शरीफ में और नोटिस नहीं लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स हैं कि प्रधानमंत्री को भी बुला लो? हाँ, मतलब ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि वो एक कुर्सी नहीं, मतलब मजाक नहीं, कई बार ऐसा भी होता है। आप बात नहीं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात है कि इस पे करेंगे मजाक नहीं। कैसा है, लेकिन ये खैर ये नहीं, पाकिस्तान में सब होता रहता है, वो लोग भी नहीं बुला, लेकिन उन्होंने नहीं महसूस किए बेइज्जती, ये आप साफ, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। शहबाज शरीफ तो कर ही नहीं सकते। एक और है वहां पर, अक्सर लोग बात कहते हैं एहसास ही मर गया है। हाँ, तो वो ठीक है ना, संत स्वभाव होता है, उनको एहसास से कमतरी नहीं होता। एहसास से कम। खबर है और पॉलिटिकली बड़ी खबर है, बीजेपी ने कई प्रदेशों में अपने अध्यक्ष जो हैं वो बदल दिए हैं। बिहार, बंगाल और असम जीतने के बाद बीजेपी कई राज्यों में और परिवर्तन कर रही है, उनमें वो राज्य भी हैं जिनमें अगले साल चुनाव होंगे। पंजाब में भी अब बीजेपी अब चाहती है कि अब एक बड़ा प्लेयर बना जाए, तो यूपी, पहले यूपी बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया था अभी कुछ हफ्ते पहले, अब पंजाब में बीजेपी ने अपना चेहरा बदल दिया है। पंजाब में सुनील जाखड़ की जगह केवल ढिल्लों, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। केवल सिंह ढिल्लों को बरनाला से 2 बार जीत मिल चुकी है विधायक के तौर पर। पंजाब की राजनीति में एक विकासवादी छवि वाले नेता के तौर पर ये पहचाने जाते हैं। साल 2022 में संगरूर लोकसभा का उपचुनाव और 2024 में बरनाला विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लड़ भी चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं, और दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा और पंजाब, जिनमें से पंजाब में करीब 9 महीने के भीतर चुनाव है, इन जगहों पर बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बदल दिए। वो भी मैं आपको बता देता हूं, हर्ष मल्होत्रा जो सांसद हैं, पूर्वी दिल्ली के मंत्री भी हैं, और जी हाँ, उनको दिल्ली बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी तक वीरेंद्र सचदेवा थे जी। फिर हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं अर्चना गुप्ता, केवल ढिल्लों पंजाब, मैंने आपको बताया, और त्रिपुरा से अभिषेक देव रॉय, इनको जो है वो बनाया गया है। ये नाम, लेकिन पंजाब वाली बात मैं पहले करना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जाट सिख कम्युनिटी से है, बीजेपी को वहां पर एक सिख चेहरा चाहिए था, प्रोमिनेंट सिख चेहरा चाहिए था, वो ये है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैंप के हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी लाई थी तो उनको साथ में रखना चाहती है, मतलब कि वो हमारे साथ अलाइंड रहें, तो इसलिए उनके करीबी को जो है बनाया गया है। बीजेपी में आए हुए इनको लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2022 में ही आए हैं, तो ये एक थोड़ा सा होगा कि वहां पे वो बीजेपी के सारे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तरुण चुग से इनकी मुलाकात है। तरुण चुग बीजेपी के जो सचिव है वो शायद प्रभारी हैं वहां के। इनके अलावा हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, वो भी उनको भी क्योंकि एक्टिव किया गया हुआ है पंजाब में, तो वो भी लगातार ये कह रहे थे कि एक सिख चेहरे की हमको वहां पर जरूरत है। जी समीर जी, और कोई जानकारी है इसमें? अब पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से विधायक रहे, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। एक चीज भाई, इनकी एज, ये मेरे ख्याल में 75 वर्ष, 75 ईयर्स ओल्ड, एज इनकी 1950 का इनका बर्थ है और 76 ईयर्स ओल्ड है। फाइनेंशियली बहुत साउंड है, बड़े उद्योग, प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है इनकी, और जमीन स्तर पर दोआब में इनका अच्छा पकड़ है। बरनाला से विधायक रहे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा हुआ कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदलना है। पहले सुनील जाखड़ थे, उसके बाद फिर अश्विनी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, और अभी पूर्णकालीन अध्यक्ष वहां के बने, तो मुझे लगा जमीनी स्तर पर एक इनका बीजेपी की जो एम्बिशंस हैं पंजाब में, बिल्कुल बीजेपी तो कोई भी चुनाव अब सब ये बताते हैं कि बीजेपी वहां पर छोटा मोटा प्लेयर बने रहना नहीं चाहती, वो सत्ता में आने के लिए अब बीजेपी वहां पर गठबंधन की राजनीति नहीं करना चाहती, अब वो अकाली दल से बाहर अपने आप को देख रही है, चुनाव जीतने के लिए जाएगी। निश्चित रूप से उसने ये तय कर लिया है कि अकाली के भरोसे में नहीं रहना है, अपने दम पर चुनाव लड़ना है। और ये सारी जो नियुक्तियां हो रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिस तरीके से अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है केवल सिंह ढिल्लों को, यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। 10 महीने के बाद जो चुनाव, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मुझे एक बात और था कि कर्नाटका में प्रदेश अध्यक्ष की डिक्लेयर नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने अभी,
अभी तो येदियुरप्पा के बेटे वहां पे लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तो वहां भी मामला फंसा हुआ है। मुझे लगता है डीके शिव कुमार के कार्ड रुके होंगे। अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे लग रहा है किसी ओबीसी या दलित को भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी और ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि भाई मुख्यमंत्री ओबीसी हटा दिया कर्नाटका में, तो हम कर्नाटका में किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष पंजाब में क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन हो चुका है, इसीलिए कोई अभी वैसी बात नहीं है। मतलब आपको बदलना था, आपने बदल दिया। हरियाणा में भी अभी वक्त है, पंजाब इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लों को बनाने के पीछे बड़ी सीधी सी रणनीति है। एक तो जो सिख चेहरा है, दूसरा जब हम अमरिंदर के नज़दीकी कह रहे हैं तो लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस में काम किया है, विधायक रहे, और जिसको हम कहते हैं ना कि क्या भाजपा के किसी नेता की वैसे एक्सेप्टेंस हो पाएगी। अब इनकी एक्सेप्टेंस वो नहीं हुई थी सुनील जाखड़ की, लेकिन केवल सिंह ढिल्लों के जरिए वो एक्सेप्टेंस कराने की कोशिश है। दूसरा, हर्ष मल्होत्रा, नायब सिंह सैनी और केवल सिंह ढिल्लों, ये आप इसको सिर्फ एक मत कहिए, ये त्रिकोण का कॉम्बो है जो पंजाब के लिए तैयार किया गया है। हर्ष मल्होत्रा, और मुझे तो ये भी लगता है कि हर्ष मल्होत्रा अब मतलब मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार भी जल्दी ही होगा जो नरेंद्र मोदी का है, उसके भी संकेत मिलने लगे। एक आध और अध्यक्ष, जैसे आज उत्तर प्रदेश की भी सूची आने वाली थी प्रदेश की, लेकिन शायद उसको इसीलिए होल्ड पे डाल दिया होगा। मुझे लगता है कि पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस, जिन जिन जगहों पर उसे लगता है कि किसी तरह से ये गैप फिल किया जा सकता है, उसमें आप आम आदमी पार्टी से आए 7 सांसद और चुनाव के समय आने वाले जो विधायक हैं उनकी संख्या अभी जोड़ लीजिए, तो मुझे लगता है बड़ी तैयारी के साथ वहां आना चाहते हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो वहां कांग्रेस वाला स्पेस ऑक्युपाई करें। ये पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में चाहती है कि वो कांग्रेस वाला स्पेस ऑक्युपाई करे। ये कोशिश उन्होंने केरलम में भी की थी, लेकिन केरलम में वो सफलता हाथ नहीं लगी जो उस वक्त चर्च और सबका कॉम्बो बनाने की कोशिश करे। यहां वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। केरलम की बात आपने छेड़ दी, मैं खबर बता देता हूं, अगली केरलम की है। कल आपने देखा था ईडी ने रेड की थी मुख्यमंत्री पी विजयन के घर पर, और उसके बाहर ऐसे दृश्य देखने को मिले थे, हम सब ने हैरानी जताई थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ईडी के अफसरों की गाड़ी पर ऐसा हमला। मैं तो इसको जानलेवा हमला कहता हूं। शीशे तोड़ तोड़ के ईंटें मारोगे आप तो किसी की जान जा सकती है। उसमें एक सुरक्षाकर्मी की बहुत बुरी तरह घायल भी हुआ, उसकी आंख में चोट आई है और इनको पीटा गया है किसी तरह। पुलिस वाले, वो भी हेलमेट सब कुछ पहने हुए, लैस, वो किसी तरह गाड़ी वहां से निकलवाने में उनकी कामयाब हुए। गाड़ी में बैठने से पहले उनके साथ मारपीट की गई, फिर गाड़ी में बैठने के बाद ये सब कुछ किया गया। अब इस पर वहां के होम मिनिस्टर रमेश चन्नीथला, उनका स्टेटमेंट आया। वो ये कह रहे हैं, उसमें एक अलग विवाद शुरू हो गया। वो ये कह रहे हैं कि ईडी हमको बिना बताए विजयन के घर गई। ईडी वहां पर सेंट्रल फोर्सेस के सहारे थी। सेंट्रल फोर्स कैसे, मुझे मतलब सेंट्रल फोर्स कैसे आ जाएगी ईडी के साथ, समझेंगे अगर ऐसा हो सकता है तो, कि अपने साथ वो सेंट्रल फोर्स लेके गई हो। कह रहे हैं हमको नहीं बताया गया था, हमें जब पता चला हमने पुलिस भेजी और सब ठीक हो गया। The Kerala police or the Kerala Home Ministry doesn't have any information about the ED raid, and after the raid also nobody has informed us. They were depending on the central forces. When we came to know that people were assembled in the Pinarayi as well as in Calicut, police went there and there was no problem at all. In the Trivandrum, it was a conspiracy to create lawlessness in the capital city. कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थी कि लॉलेसनेस वहां पर क्रिएट हो। सर, ये ईडी जाती है कहीं पर, वो कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स लेके गई। सेंट्रल फोर्स कहां से ले जाएगी? सेंट्रल फोर्स उनका कोई सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, लेकिन उनका कहने का मतलब है बेसिक बात कि स्टेट गवर्नमेंट को आपने इन्फॉर्म नहीं किया। जो एक व्यवस्था चलती है राज्य और केंद्र के बीच में, उस व्यवस्था को ईडी ने नहीं माना। और हो सकता है कि ये वो अराजकता की बात करें, वो थोड़ा एक्सट्रीम पर जा रहे हैं चन्नीथला साहब, लेकिन कई बार ये होता है ना कि ईडी के ऑफिसर्स को लगता है कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जो अभी तक पिनराई विजयन के साथ वो चीफ मिनिस्टर थे, तो कहीं उससे मामला गड़बड़ ना हो जाए। ये एक मतलब, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है उनका भी एक सरप्राइज एलिमेंट भी होता है ना। सरप्राइज एलिमेंट से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, खासतौर से छापों को लेकर, तो वो एक बड़ी वजह होगी। और वो बात कह रहे, तो मैं इसमें कोई ये नहीं है कि चन्नीथला साहब ये कह रहे हों कि इन्फॉर्म नहीं किया गया था, तो इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्म किया गया हो नहीं है।
वो ठीक है, लेकिन वो ईडी का पर्पज ये रहा होगा, अराजकता फैलाना तो ईडी का पर्पज नहीं रहा होगा। ईडी का पर्पज रहा होगा कि एक सरप्राइज एलिमेंट रहे, और पिनाराई विजयन साहब अभी तक चीफ मिनिस्टर थे, तो यदि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो वो शायद उस मिशन पर कामयाबी उनको मिलने में दिक्कत हो। ऐसा इसको अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया एंगल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते थे बीजेपी के ऊपर कि क्यों सीपीएम के लोगों के ऊपर रेड नहीं होती, क्यों पिनाराई विजयन के घर पर रेड जाकर के ईडी नहीं करती है, और उनके कहने पे ये काम कर दिया। इसका मतलब बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। राहुल गांधी के कहने पे अमित शाह जी ने ईडी भेज दी। सब मिले हुए जी, ये सब मिले हुए। ठीक है कि मतलब राहुल जी को अब ये बताने की नौबत आ गई है अरविंद जी को कि राहुल जी और मोदी जी मिले हुए हैं। हाँ, यही बता रहे हैं, मतलब वही कह रहा हूँ, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और यहीं आके लगता है ना वो चला गया भाई, सब मिले हुए। केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि भाई राहुल जी पर, सोनिया जी पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही, तो यदि मान लीजिए कार्रवाई हो गई तो क्या केजरीवाल जी और मोदी जी मिले हुए होंगे? नहीं, सबसे बड़ी चीज जो है, सरकार आपने बनाई, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 32 सीटों के साथ 28 और 8 ये आपने सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ सहयोग करके लोकसभा चुनाव आपने लड़ा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके लोगों ने हाथ को, और हाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी ने, हाथ के लोगों ने आपको ये वोट किया। एक कह रहे हैं राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने केजरीवाल जी को, हाँ वही राहुल सोनिया ने केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी ने राहुल सोनिया जी को वोट किया। रामलीला मैदान में सीखचों का बढ़िया वाला पोस्टर लगा के आपने वहां सब कुछ किया, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिले हुए हैं। अब ऐसी बचकानी बात पर भला कौन यकीन करेगा? और मुझे तो लगता है ना कि जो अरविंद केजरीवाल का वो जो क्या कहते हैं बज़ था, वो स्पार्क था, वो खत्म हो, मोजो जो भी कह ले, जो मतलब और कुछ नया वाला हो तो जी सर, वो खत्म हो गया। देखिए, सिर्फ एक केजरीवाल ने भी नहीं कहा है, ये विजयन जी ने भी कहा है। ये बात विजयन जी ने कहा कि अब राहुल गांधी को तसल्ली हो। हाँ, राहुल गांधी बड़े खुश होंगे, विजयन ने कहा। राइट, ये विजयन ने कहा है। तो विजयन ने कहा है तो स्वाभाविक है कि क्योंकि राहुल गांधी बार बार तंज कर रहे थे कि भाई केरला के अंदर जो है विजयन पर, उनकी बेटी पर इतने सारे आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी, ईडी का छापा सिर्फ नहीं पड़ा था, लेकिन कार्रवाई थी, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। अब राहुल गांधी जो है या केजरीवाल जो कुछ भी कहें, कम से कम यहाँ ये तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ चुनाव होना है इसीलिए ईडी भेज रहा है। ये तो चुनाव के बाद का है ना। चुनाव से पहले यदि भेजा गया होता तब कहते कि देखिए ईडी और सीबीआई को लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं तो अच्छा, फिर तो ये लेकिन कर्नाटका तो नहीं जाएगी ईडी है, कर्नाटका तो नहीं जाएगी। अब देखिए, जाने वाले का तो कोई भरोसा नहीं है। कुमार जी भी तो केसेस हैं, वो तो जेल जा चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं उस चीज का जिक्र करने वाला था। अच्छा किया आपने छेड़ दिया। सारे मामले में बेल हो चुकी है। शिव कुमार बेल होने का, बेल होने से क्या होता है? अरेस्ट नहीं कर पाएगी उस मामले में जिसमें ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है अब, और उसमें बेल हो चुकी है, तो अब संभावना फिलहाल कम है। कोई नया मामला आ जाए तो बात दूसरी है। देखिए, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा औजार यही है कि उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप है। कोई एक नहीं, दर्जनों आरोप उन पर है भ्रष्टाचार के। अब ऐसी स्थिति में किसमें कहां कोई नए मान लेते हैं कि कोई नई डॉक्यूमेंट्स ईडी को और सीबीआई को पता लगेगा, तब उनके घर पर नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। अरेस्ट करने नहीं जाएगी, पूछताछ तो करने जा सकती है। ठीक, देखते हैं सर, वो तो अब कर्नाटक की तो भी कहानी में काफी कुछ है। अच्छा, यूसीसी के ट्रैक पर बीजेपी की गाड़ी बड़ी तेज दौड़ रही है। असम में समान नागरिक संहिता कानून बन गया है और अब अगले राज्यों में भी तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब जल्दी यूसीसी बिल लाया जाएगा। इसके बारे में खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है। 15 जून तक एक पोर्टल के जरिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद बिल की ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। असम की तरह मध्य प्रदेश में भी बिल जल्द विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी की तैयारी हो रही है। वहां तो वादा है कि 6 महीने के अंदर यूसीसी बनाएंगे। बीजेपी ने चुनावों में ये वादा किया था। और इससे पहले उत्तराखंड में और एक और राज्य ना, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा जी, और हाँ, इन सब राज्यों में है। तो बीजेपी के तमाम राज्यों में यूसीसी पीसमील करके, पहले ये लगता था ना कि शायद यूसीसी लाएगी बीजेपी तो सेंटर के कानून बनाएगा। अब ये राज्यों, हर राज्य में कानून जो है बनाकर अब तेजी से अब कई राज्यों में यूसीसी। सर, बहुत एक अच्छा, आज किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के हैं एक युवा कार्यकर्ता ने बिहार से एक मैप भेजा है जिसमें एक झारखंड टापू की तरफ दिख रहा है और उसके चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, इधर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेरे कहने का आशय ये है
कि जब सब जगह एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे, मध्य प्रदेश में कर लेंगे, राजस्थान में कर लेंगे, गोवा में कर लेंगे जी, छत्तीसगढ़ में कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित में, और जब कोई कोहराम नहीं होगा तो एक वादा तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी ने अभी जनजातीय समुदाय की मीटिंग के बीच में कहा था दिल्ली के अंदर कि जनजातीय समुदाय यूसीसी के दायरे से बाहर, ठीक है। तो एक समुदाय जिसको लेकर के बवाल मचाती थी कांग्रेस पार्टी कि जनजातीय जो कल्चर है, परंपरा है, उसमें हस्तक्षेप करने जाती है, उसको तो ये हटा दे रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है ओवैसी जी को, वो कह रहे हैं इनको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो संविधान ने भी दे रखा है सर। अच्छा सर, इस पर क्या राय है सर आप? एक लाइन, जब ये हो जाएगा तब भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पैन इंडिया पर ड्रेस के लिए कानून बनाने के लिए लाने में फिर सेंटर बनाएगा कानून, मुझे ऐसा इनके बाद सेंटर भी बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है, तो उत्तराखंड, असम, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में आने की तैयारी है, गोवा में है, पश्चिम बंगाल में आना ही है, तो जी तो 6 राज्यों में के अंदर यूसीसी हो जाएगा सर। वो कह रहे हैं कि मिलना चाहिए ये एग्जामिशन ट्राइबल्स को। हाँ, ट्राइबल्स को मिलना चाहिए, ट्राइबल्स के संविधान में भी जगह है और ट्राइबल्स के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था है और उसको ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि उनको आप बराबरी के स्तर पर ले जाकर ये लड़ाई लड़े, मैं उसको ठीक नहीं समझता। और यूसीसी को लागू करना ही चाहिए, और मैं इस नीति के भी पक्ष हूँ कि सरकार स्टेट वाइज स्टेट कर रही है तो उससे थोड़ा सा एक एसिमुलेशन भी हो रहा है, सिमर कर रहा है धीरे, मतलब नाराजगी जो है, एकदम कोई काम को आप करते हैं तो उससे नाराजगी बड़ी जाहिर होती है, वो एक ठीक तरीके से। लेकिन ये सारे यूसीसी मतलब ये समान ही होंगे ना, इनके अंदर जो भी कुछ है मोटे तौर पर मोटे तौर पर सभी होंगे, उसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी टापू का जिक्र किया, एक टापू और बच गया है दक्षिण में, आंध्र प्रदेश, वहां लगाएंगे, वहां पर भी लागू हो तो उसके आगे पीछे सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। हाँ, तो जिस दिन हो जाएगी तो कांग्रेस की तरफ है, वहां पर टापू एक बीजेपी वाला बच गया, इसलिए मैंने कहा। चलिए एक और खबर आपको बताता हूं मैं। एक देश में हमारे एक नया किस्म का एक अभियान चल गया है, आंदोलन तो बड़ा शब्द होता है, अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं और ये अभियान है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। मैंने एक रोज किसी एक का देखा स्टेटमेंट मैंने, ठीक है जी, एक दूसरे रोज, अच्छा मुस्लिम लीडर्स के, दूसरे रोज किसी और का देखा, बाढ़ आई हुई आप भी देखेंगे सोशल मीडिया पर, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ माता को राष्ट्रभाषा घोषित करो। मदनी साहब ने भी इस पर जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो भी कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं, अच्छा ये कहते हैं तो ठीक है, समझ में आता है, मुसलमान क्यों चाह रहे हैं कि गौ माता को घोषित किया जाए राष्ट्रमाता? मैं आपको दोनों बयान सुना देता हूं, पहले मदनी साहब का, बाबा बागेश्वर जी का। शरारत में है, तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। कि हमने कल एक न्यूज देखी कि अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। शायद मदनी साहब उनका नाम है, मौलाना मदनी उनका नाम है। इस पर बात करने वाले थे हम, लेकिन एक खबर आ गई बैंगलोर से। बेंगलुरु में सिद्धरामैया जी के घर के बाहर हंगामा शुरू हो गया है। उनके समर्थक जो हैं वो वहां पर काफी तादाद में जुटना शुरू हो गए हैं, हाथों में कुछ तो पोस्टर से छोटी चीज लग रही है, तस्वीर लेके, और बोलने वाला था मुंह में था कि पोस्टर बैनर लेकर, क्या वो दिखी नहीं पोस्टर बैनर। सिद्धरामैया जी के लिए इतने ही लोग जुटे, थोड़ा सा समर्थकों का एक मन में तो होता ही है ना, आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, 12-15 लोग हैं। 12-15 में क्या नहीं है, ठीक ही काम। कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, ये ऐसा इमीडिएट रेस्पॉन्स होती है, ठीक है सर। और इसमें कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा है, तो सामान्य लोग होंगे जो कार्यकर्ता। सिद्धरामैया जी। आपने एक बात नोटिस की, सबसे खामोश आदमी है क्या डीके, कुछ नहीं बोल रहा। पहले बोला उनको जो मिल गया उसके बाद डीके ने बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार किया। देखिए आप चाहे जो कहिए, ठीक है, हम लोग टीवी पर भी चर्चा करते रहे, उनके मुंह में तो हर कोई माइक लगाता रहा, लेकिन डीके शिव कुमार ने जितने धैर्य से इसकी प्रतीक्षा की वो कम नहीं था।
पार्टी के लिए वो ट्रबल शूटर के तौर पर जगह जगह जाते रहे, बीच बीच में ये भी आते रहे कि अपना सीबीआई इतना बता दूं, लोक भवन पहुंच गए हैं, वो लोक भवन पहुंच चुके हैं, सिद्धारमैया इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा देने गए हैं। नहीं, जाहिर है राज्यपाल विशेष चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत बाहर थे मुंबई, तो चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंच रहे हैं वो अभी, मतलब त्यागपत्र लेने आ रहे हैं। हाँ, चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं वो भी। तो ठीक है, अब वहां पर लेने आ रहे हैं, इतना लेने आ रहे हैं या समझाने आ रहे हैं? इतना उथल पुथल हो रहा है तो वहां राज्यपाल को होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये इस्तीफा देंगे मतलब सरकार गिर गई, सरकार मतलब बर्खास्त हो गई, फिर डीके जी जाएंगे समर्थन पत्र लेकर, तो उस वक्त क्या आपको लगता है दोनों साथ भी हो सकते हैं किसी मौके पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, साथ ही होंगे, साथ जाएंगे। और अभी तक जब विधायक दल की बैठक भी होगी एक तरह से मेरे ख्याल से, तो उसमें फिर सिद्धारमैया प्रपोज करें। अरे ये भी जिस तरह से पैर छुए सिद्धारमैया के पैर छुए डीके शिव कुमार ने, गले मिले और उन्होंने स्वीकार कर लिया ना। सिद्धारमैया ने बैठक में बोला सबका ब्रेकफास्ट में कि राघवन जुड़ गए बेंगलुरु से हमारे साथ। राघवन, सिद्धारमैया जी जा रहे हैं। हाँ, सिद्धारमैया जी चले गए हैं, इतना लंबा काफिला, लेकिन लोक भवन चले गए हैं वो जी। राघवन बताएं क्या अपडेट है वहां से? काफिला देखिए कि देखिए सीएम सिद्धरामैया जो है अपने घर से निकल चुके हैं और किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सके। हम लोक भवन के बाहर हैं, आप यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है। कुछ मिनटों का रास्ता है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो पायलट कार की जो है आवाज सामने आ गई। और ये देखिए, ये वो तस्वीर सौरभ जिसका इंतजार शायद डीके शिव कुमार को काफी लंबे समय से था, वो तस्वीर अब जो है लोक भवन की तरफ सिद्धरामैया का कारवां बढ़ता हुआ आप देखिए। एक जो है पूरा कारवां जो है सीएम का वो पहुंच रहा है, वो राजभवन के अंदर सीएम एंटर कर रहे हैं और अपना इस्तीफा सौंपने के लिए सिद्धरामैया जो है वो लोक भवन के अंदर अभी जा रहे हैं। हालांकि राज्यपाल यहाँ पर नहीं है, तो उनके सचिवालय को ये इस्तीफा दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो यहाँ से एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इससे पहले कुछ मिनिस्टर्स जो उनके कह सकते हैं खास मंत्रियों की श्रेणी में आते हैं, वो लोग भी पहले ही अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये एक बड़ा मूवमेंट इस लिहाज से है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन की जहां तक बात हो रही थी, आपने कुछ प्रोटेस्ट की बात कही, बहुत कम तादाद देखिए, इसीलिए शायद आला कमान ने इस फैसले को ऑन रिकॉर्ड अभी तक नहीं बोला। आप देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, लेकिन अब ये असली तस्वीरें जो हम आपको इंडिया टीवी के कैमरे पर दिखा रहे हैं कि सिद्धरामैया जो है वो लोक भवन के अंदर जा रहे हैं और कुछ देर में अपना इस्तीफा देकर यहाँ से लौटेंगे। उसके बाद एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट से वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं और राहुल गांधी से जाकर बात करेंगे। एक सवाल का जवाब अभी भी बाकी है कि क्या वो दिल्ली जाएंगे, क्या राज्यसभा सीट उनके लिए वहां पर खाली कही गई है तो वो उसको ले गए। इस पर अभी तक सिद्धरामैया ने ये कहा है कि उनका नेशनल पॉलिटिक्स में कोई एम्बिशन नहीं है, वो पोलाइटली जाके इस चीज को डिक्लाइन करने के लिए राहुल गांधी से मिल रहे हैं और एक धन्यवाद भी उन्हें साथ साथ देंगे कि उन्होंने इतना मौका दिया गया है। क्योंकि देखिए वो बाहर से हमेशा सिद्धरामैया के साथ एक टैग लगा हुआ है कि वो आउटसाइडर हैं। जब वो जेडीएस छोड़कर आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा लंबी अवधि के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ 20 साल के पॉलिटिक्स में 18 साल वो कहीं ना कहीं या तो विपक्ष के नेता के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार सक्रिय रहे। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि औहदा कांग्रेस पार्टी ने दिया। शायद यही बड़ी मुश्किल थी उनके पास कि वो इतने सारे विधायकों के समर्थन होने के बाद भी उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया और उन्होंने एक तरह से कहा कि राहुल गांधी जो भी कहेंगे मैं उनकी बात मानूंगा, और उस बात को मानते हुए वो अब अपने पद से हटने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है। इन तस्वीरों का इंतजार जरूर डीके शिव कुमार को काफी लंबे अरसे से था। तो डीके शिव कुमार फिर कब वो उनकी शपथ हो सकती है? इससे पहले विधायक दल की मीटिंग भी होगी? जी बिल्कुल सौरभ, इसके बाद जब ये इस्तीफे की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलानी है, ऑब्जर्वर्स वहां से आएंगे और उसके बाद विधायक दल के नेता के रूप में डीके शिव कुमार का चयन हो जाएगा। क्योंकि खुद जो ब्रेकफास्ट मीटिंग थी उसमें सिद्धरामैया ने कहा कि हाईकमान ने मुझे कहा है कि मैं पद से हट जाऊं और डीके शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी कैबिनेट कलीग्स हैं और बाकी नेता, उनसे कहा कि आप उनका समर्थन दें, उनके हाथ मजबूत करें और 2028 में कांग्रेस पार्टी फिर से कर्नाटक में सरकार बनाए। इसके लिए सारी रणनीति जो है उनके साथ मिलकर एकजुट होकर हम काम करेंगे। इस बात की घोषणा भी अपने ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धरामैया ने की। तो कुल मिलाकर इसके बाद अब कैसे सोशल बैलेंस को जो है वो किया जाएगा वो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता हैं, मास लीडर हैं और अहिंदा जो आंदोलन है उससे उठे हुए नेता हैं। तो जितने भी बैकवर्ड माइनॉरिटीज और दलित वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलने की जो कला सिद्धरामैया के पास थी, क्या एक अगड़ी जाति जिसे कहा जाता है, हालांकि वो कलेगा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट को देखे तो ओबीसी में आता
है, लेकिन यहाँ पर उन्हें सवर्ण माना जाता है। तो ऐसे एक समुदाय के व्यक्ति को जब सीएम की कुर्सी दी जाएगी तो उसके बाद जो सोशल बैलेंस है, कास्ट इक्वेशन है, उसको कैसे कांग्रेस जो है वो उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएगी, इस बात को लेकर अब अटकलें तेज है और उसके लिए अभी से ही मंथन शुरू हो गया है। सौरभ जी, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी चर्चा है 3 बजे, सिद्धारमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी बिल्कुल, यहाँ से चूंकि अब गवर्नर नहीं है तो इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उनको अपना इस्तीफा जो है गवर्नर सचिवालय को देना है और उसके बाद तुरंत हम देखेंगे कि अगले 5 मिनट के अंदर अंदर सिद्धरामैया यहाँ से अपने कृष्णा जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर एक आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें वो ये बताएंगे कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। हालांकि ब्रेकफास्ट मीटिंग में जब उन्होंने संबोधित किया मंत्रियों को तब भी उन्होंने अपनी बात को कह दिया था, शायद इसी बात को वापस दोहराया जाएगा। सवाल अभी भी जैसा हम बता रहे हैं कि बना हुआ है कि क्या वो राज्यसभा का जाएंगे, इस पर अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर वो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि वो एक चार्टर फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। यहां पर अभी तक गवर्नर पहुंचे नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस्तीफा देने के लिए गवर्नर हो, उनके सचिवालय को इस्तीफा दिया जा सकता है, लेकिन अगर नई सरकार का दावा पेश करना हो तो उस वक्त गवर्नर की मौजूदगी बहुत जरूरी होगी। और इस बात की सूचना संकेत हमें मिल रहे हैं कि अपने पर्सनल काम से निवृत्त होने के बाद शायद गवर्नर आज देर रात तक या कल सुबह तक बेंगलुरु लौट जाएंगे। राघवन, अभी आप बने रहे हैं हमारे साथ। तो इस्तीफा सौंपने के लिए लोक भवन पहुंच चुके हैं सिद्धरामैया और इसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। कहानी कुर्सी की में आज इतना ही। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।